बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अध्याय 141 चेन हाई की लाश पर कोड़े मारना। आरोहण सभा की समाप्ति के साथ असीम अमर पर्वत को भी अपने मूल भूमिगत स्थान पर लौटना पड़ा। प्रभारी 3 लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। केंद्रीय प्लाजा के जादुई पैटर्न में जड़े 3 जेड टोकन उनके हाथों में लौट आए। रोशनी चमकी और एक प्रवेश द्वार भूमिगत खुल गया। आकाश में असीम अमर पर्वत उतरने लगा। छाया ने पूरे आकाश को ढक लिया और उनके कानों में एक जबरदस्त घरघराहट की आवाज गूंज उठी। इस विशाल अमर पर्वत द्वारा कुचले जाने के डर से स्टैंड पर मौजूद किसान सहज रूप से भागना चाहते थे। जब तक वे एक दूसरे से नहीं टकराए तब तक उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। यह अमर पर्वत जुआनहुआंग शहर के नीचे संग्रहित किया जाने वाला था। अज्ञानी जुआनहुआंग शहर के एक बुजुर्ग ने शांति से चारों ओर देखा और शिकायत बुदबुदाया। उन वर्षों को याद करते हुए वे वास्तव में भी डर गए थे। जब असीम अमर पर्वत सभी के सिर पर उतरने वाला था तो वह धीरे धीरे एक प्रेत में बदल गया, जब तक कि वह पारदर्शी नहीं हो गया और पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। याओगुआंग इमोर्टल पैलेस में जियांग निंग ने असीम अमर पर्वत को ध्यान से देखा, उसे गायब होते देखा। जैसा कि मुझे संदेह था, ये जादुई सरनी वास्तव में एक छोटी सी दुनिया का प्रवेश द्वार है। जुआनहुआंग शहर में सबसे कीमती चीज यह असीम अमर पर्वत नहीं है, बल्कि वह छोटी सी दुनिया है। जियांग निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अब जब उसने अंतरिक्ष कानून को समझ लिया था तो उसे जुआनहुआंग शहर के भीतर छिपी छोटी सी दुनिया की अधिक सहज समझ हो गई थी। सू राव ने सोचा कि जियांग निंग इतना सदमे में है कि उसने खुद को खो दिया है। वह मुस्कुराई और बोली, निंग जियांग, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक बार जब आप भविष्य में एसेंशन असेंबली में कुछ और बार भाग लेंगे तो आप इतने आश्चर्यचकित नहीं होंगे। जियांग निंग ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके पास स्वयं एक छोटी सी दुनिया थी, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह मुख्य समूह के पीछे पीछे उनके आवासों तक चला गया। इस समय भोज में अभी 1 घंटा बाकी था। इस समय आमतौर पर हर कोई कपड़े बदलता है और सावधानी से कपड़े पहनता है। यदि वे इस भोज में किसी दाव साथी से मिल सकें तो यह इसके लायक होगा। हालांकि जियांग निंग को लगा कि यह पृथ्वी पर शाही परीक्षा पास करने, नेटवर्क बनाने और अपने भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए भोज आयोजित करने के समान है। बात सिर्फ इतनी थी कि प्रकार और दिशा अलग अलग थी। सू राव को भोज में व्यस्त रहना पड़ा। जियांग निंग और अन्य शिष्य जुआनहुआंग शहर का पता लगाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग मदद के लिए आए उनके लिए असेंशन असेंबली पहले ही खत्म हो चुकी थी। शेन जिनहुआन का हाथ पकड़कर वह सड़क पर चला गया। छोटी लोमड़ी शेन जिनहुआन के कंधे पर लेटकर दाएं बाएं देख रही थी। भूत ने काफी समय से उसकी पूंछ नहीं खींची थी और लिटिल व्हाइट को कुछ हद तक संदेह हुआ कि क्या उसे तब गलत महसूस हुआ था। एक छोटी सी लोमड़ी इतना कैसे सोच सकती है? उसने इसे अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। वह यहाँ की चीनी मूर्तियां खाना चाहती थी और वह वहाँ उबले हुए बंस खाना चाहती थी और वहाँ आध्यात्मिक कलाकृतियां बेचने वाली एक दुकान भी थी। जियांग निंग ने कहा, लिटिल व्हाइट, क्या आपको अभी भी याद है कि वह महिला कल्टीवेटर कहाँ थी जिसे आप पहले जन्मों में ट्रैक कर रहे थे? उसने फिर भी जाकर देखने की योजना बनाई। लिटिल व्हाइट ने सिर हिलाया, बेशक मुझे याद है। फिर रास्ता दिखाओ। जियांग निंग ने शेन जिनहुआन को खींचा और अपनी गति तेज कर दी। छोटी लोमड़ी के मार्गदर्शन में जियांग निंग जल्दी से यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड के तहत सराय में पहुंची। वह सीधे काउंटर पर चला गया। उसने परिचारक से पूछा, परिचारक, क्या कमरा 13 के रहने वाले हुआंग चरित्र ने कल एक नाम पंजीकृत किया था? परिचारक ने जियांग निंग की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अतिथि, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं मेहमानों की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। भले ही मैं कर सकता हूँ। इसके बारे में सोचो, हम एक नश्वर साम्राज्य नहीं हैं जहाँ नाम दर्ज करने से लोगों को ढूंढना आसान हो जाता है। यहाँ लोग मार्शल स्किल्स के साथ आसानी से अपना रूप बदल सकते हैं और नकली नाम की व्यवस्था
कर सकते हैं, तो पंजीकरण करने का क्या फायदा? हमारे जैसे सराय नाम पंजीकृत नहीं करते हैं। जियांग निंग ने सिर हिलाया। क्या रूम 13, हुआंग चरित्र पर वर्तमान में कब्जा है? नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। उसने सीधे काउंटर पर एक मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन फेंक दिया। परिचारक ने खुशी से जियांग निंग को चाबी दे दी। 2 लोग और एक लोमड़ी कक्ष 13, हुआंग चरित्र में दाखिल हुए। जियांग निंग ने दरवाजा बंद कर दिया। वह मेज के पास खड़ा होकर पूरे कमरे का निरीक्षण कर रहा था। हुआंग चरित्र वाले कमरे स्टूडियो शैली के थे, जिनमें कोई अलग बैठक कक्ष या शयन कक्ष नहीं था। बिस्तर, मेज और बाकी सभी चीजें एक ही कमरे में थीं। छोटी लोमड़ी ने करीने से बने बिस्तर की ओर इशारा किया और कहा, जब मैं पहली बार अंदर आया तो मैंने उस महिला कल्टीवेटर को लगातार खेती करते देखा और बाद में उसने अपने कपड़े भी बदल लिए। जियांग निंग की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर के बारे में विस्तार से बताएं। शेन जिनहुआन, उसने उदास होकर पूछा, मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस तरह की औरत में दिलचस्पी लेंगे। जियांग निंग खुश थी। मैं लिटिल वाइट से पूछना चाहता हूँ कि क्या युन क्विंग्याओ के पास कोई विशिष्ट चिन्ह है, इसलिए मैं चेन हाई से इसके बारे में पूछ सकता हूँ। ओह, शेन जिनहुआन को राहत मिली। वह ये जानती थी मास्टर को संभवतः युन क्विंग्याओ के फिगर की परवाह कैसे हो सकती है। छोटी लोमड़ी ने एक पल के लिए सोचा। उसने शेन जिनहुआन की ओर देखा। उसकी छाती हुआन हुआन से बड़ी है, उसका बट हुआन हुआन की तुलना में सुडौल है, लेकिन उसकी कमर हुआन हुआन जितनी पतली नहीं है और उसके पैर भी नहीं हैं। रुको, रुको, जियांग निंग ने जल्दी से लिटिल वाइट को रोक दिया। यदि उसने लिटिल वाइट को नहीं रोका तो छोटी लड़की सीधे अपनी तलवार खींच सकती है और लोमड़ी को मार सकती है। मैंने आपसे जन्मचिन्ह वगैरह के बारे में पूछा था। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो फिर आपने पहले क्यों नहीं कहा? मास्टर, लिटिल वाइट ने शिकायत की। एक पल के लिए सोचा और जारी रखा, ऐसा लगता है कि उसके बाएं स्तन पर एक तिल है, लेकिन और कुछ नहीं। ओह, ठीक है, उसके बाल अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे जल्दी गंजा होने का संदेह होता है। जियांग निंग, ये किस प्रकार की जानकारी है? गंजापन, जियांग निंग ने शेन जिनहुआन से पूछा, क्या यूं क्विंग्याओ गंजा है? शेन जिनहुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा वह बहुत छोटी है, वह गंजी क्यों होगी? वह वास्तव में ये कहना चाहती थी कि युन क्विंग्याओ के बाल काफी घने थे। यह वह स्वयं थी जिसके कुपोषण के कारण उस समय कुछ बाल झड़ने लगे थे। जियांग निंग ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सचमुच गलत लगा हो? कोई बात नहीं, वह पहले तिल के बारे में पूछेगा। जियांग निंग की दिव्य भावना ने सीधे छोटी दुनिया में बिक्सियाओ संप्रदाय के छठे शिखर में प्रवेश किया। शेन जिनहुआन और छोटी लोमड़ी ने ये देखकर उसे परेशान नहीं किया। बिक्सियाओ संप्रदाय की छठी चोटी पर जैसे ही जियांग निंग की दिव्य भावना ने प्रवेश किया, उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उसे किसी अंधेरे कमरे में खींच लिया गया हो। चेन हाई की हे ध्वनि निकली। मुझे देखने दो कि इस बार किसे भेजा गया है। जब वह बाहर निकला और जियांग निंग को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो उसने मलमूत्र खा लिया हो। ये तुम क्यों हो? जियांग निंग ने पहले उसे थप्पड़ मारा। मैं पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं। क्या युन क्विंग्याओ के बाएं स्तन पर तिल है? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? थप्पड़। जियांग निंग ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। फिर जियांग निंग ने वहां कागज के आंकड़े देखे। उन्होंने सीधे चेन हाई को एक रैक पर रोका और यातना उपकरणों पर नजर डाली। आप जानते हैं कि ये यातना उपकरण किस लिए हैं? इसलिए मैं उन्हें एक एक करके पेश नहीं करूंगा। यदि आप सच नहीं बताते हैं तो मैं आप पर प्रयोग करूंगा और देखूंगा कि कौन अधिक डरता है, आप या ये कागजी आंकड़े। जियांग निंग ने एक उंगली से कपड़े के थैले से 10 नुकीली पतली स्टील की कीलें निकालीं। ये स्टील की कीलें गहरे सूखे खून से ढकी हुई थीं और इनमें घर्षण युक्त जंग लगी बनावट थी। वे अंधेरे क्षेत्र वही थे जहां वे कभी नाखूनों के नीचे घुसे थे। दिल से जुड़ी 10 उंगलियां नाखूनों के नीचे। स्टील की कीलें चुभने के बारे में सोचकर ही दर्द होने लगता है। हालांकि ये स्टील की कीलें अब वर्चुअलाइज्ड हो गई हैं, जो भौतिक शरीर के लिए हानिरहित हैं,
लेकिन चेन हाई जैसे दिव्य इंद्रिय शरीर के लिए बिल्कुल सही हैं। कोशिश करना चाहते हैं? पहले कौन सी उंगली? चेन हाई कांप उठा। उसने गर्दन सिकोड़कर कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बात करूंगा। वह एक बदमाश था जो ताकतवर से डरता था। बाह्य रूप से वह एक परिष्कृत सज्जन व्यक्ति होने का दिखावा करता था, लेकिन वास्तव में वह अत्यंत भयावह था। जियांग निंग ने चेन हाई को देखा। चेन हाई आंसुओं के कगार पर था। मुझे नहीं पता। जियांग निंग ने सीधे स्टील की कील ठोक दी, जिससे चेन हाई की दाहिनी तर्जनी में छेद हो गया। योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन हाई की चीख अंधेरे कमरे में गूंज उठी। उसका पूरा शरीर मुड़ गया, उसकी उंगली से सफेद धुआं निकला, कुछ हद तक अलौकिक और पारदर्शी। जियांग निंग ने चुपचाप दूसरी स्टील की कील ठोक दी। चेन हाई भयभीत होकर चिल्लाया, मैं वास्तव में नहीं जानता। मुझे वह कुतिया क्यों पसंद है। मुझे एक दुबले पतले छोटे बच्चे में कैसे दिलचस्पी हो सकती है। मैं उसकी छाती की ओर कहाँ देखता, क्यों मुझे फाड़ डालेगा। पवित्र बकवास। जियांग निंग को अचानक समझ आ गया। लानत है, ये सच था। उसने सोचा था कि चेन हाई की स्मृति में इसे शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि छाती एक बहुत ही निजी हिस्सा थी। वह लापरवाह था। जियांग निंग सीधे छोटी दुनिया से हट गए। चेन हाई को रैक पर संघर्ष करते हुए छोड़ना। मुझे जाने दो, आप यहाँ किस लिए आए हैं? अध्याय 142। स्थिर हाथ, अभिशाप की तैयारी। निंग जियांग कमरे में वापस होश में आया। उसने अपनी जीभ चटकाई। शेन जिनहुआन ने पूछा, क्या ऐसा है? निंग जियांग का बूढ़ा चेहरा तमतमा गया। मुझे पता नहीं चला। चेन हाई को इसकी कोई याद नहीं है। अच्छा ऐसा है। शेन जिनहुआन ने सिर हिलाया। वह मूल रूप से कहना चाहती थी, चेन हाई ने यूं क्विंग्याओ को कपड़े बदलते नहीं देखा है, तो उसे कैसे पता चल सकता है? लेकिन मास्टर को इतना आश्वस्त देखकर उसने कुछ नहीं कहा। सौभाग्य से चेन हाई को इसकी कोई याद नहीं थी, अन्यथा क्या मास्टर ने परोक्ष रूप से यूं क्विंग्याओ के शरीर को नहीं देखा होता? छोटी बाई ने उन दोनों को अवाक होकर देखा। अफसोस, अगर इस परिवार के पास अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए वह नहीं होती, तो देर सबेर उन्हें स्पिरिट स्टोन की खदानें खोदने के लिए धोखा दिया जाता। निंग जियांग ने किराएदार के गिरे हुए बालों की खोज शुरू की। उनकी दिव्य अनुभूति के तहत गंदगी के छोटे छोटे कण भी देखे जा सकते थे। दुर्भाग्य से परिचारक द्वारा कमरे को बहुत अच्छी तरह से साफ किया गया था। सौभाग्य से उसे अभी भी हेडबोर्ड के पास एक दरार में लंबे बाल मिले। समस्या ये थी कि वह ये कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि ये बाल पिछले निवासी के हैं, उससे पहले वाले के नहीं। निंग जियांग ने छोटी लोमड़ी की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, छोटी बाई, इसे सूंघो। क्या इन बालों से उस महिला कृषक की गंध आ रही है? मैं कुत्ता नहीं हूँ। छोटी बाई ने जोरदार विरोध किया, फिर अपनी नाक घुमा ली। ये सुगंध है, मल की गंध के संकेत के साथ एक साफ सुगंध। मुझे ये बहुत स्पष्ट रूप से याद है। निंग जियांग और शेन जिनहुआन ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। यून क्विंग्याओ बहुत साफ सुथरा था। यहाँ हर कोई धूल हटाने का मंत्र जानता था। वह अपने बालों को मलगंधयुक्त नहीं होने देती। यह व्यक्ति वास्तव में यूं क्विंग्याओ नहीं था। भले ही निंग जियांग के पास छोटी लोमड़ी की पुष्टि थी, फिर भी उसने सतर्क रहना चुना, उसकी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए। लंबे बालों को एक जेड बॉक्स में रखा, फिर उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। शेन जिनहुआन ने भौहें ऊपर उठाईं। इन बालों को ढूंढने से क्या फायदा? मृत्यु का अभिशाप। निंग जियांग उपन्यास पढ़ते थे, जिनमें से कई में बालों को मौत के अभिशाप को सक्रिय करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे लक्ष्य की मृत्यु या लगातार दुर्भाग्य हो सकता था। शेन जिनहुआन हांफने लगा। मास्टर, बहुत भयानक है। कोई यह नहीं जानता होगा और सोचता होगा कि मास्टर राक्षस जाति से था। मास्टर, क्या आपकी मूल दुनिया में दुष्ट कृषक थे? निंग जियांग ने अपने दोस्त के बारे में सोचा, जिसे एक अमीर महिला ने रखा था, और गहरी नफरत से कहा। हाँ, अपने भाई को रीढ़हीन होने के लिए डांटते हुए, फिर भी इस बात से नफरत करते हुए कि अमीर महिला उसे नहीं रख रही थी। शेन जिनहुआन ने मन में सोचा, सब खत्म हो गया। मास्टर संभवतः उस दुनिया के दुष्ट कृषकों में से एक है। बाल लेने के बाद निंग
जियांग दोनों छोटे बच्चों को जांचने के लिए ले गई। परिचारक ने खुशी खुशी उन्हें विदा किया। उसने आह भरते हुए कहा, काश सभी मेहमान ऐसे ही होते, अतिरिक्त भुगतान करते और रात भर नहीं रुकते। भोज में अभी कुछ समय बाकी था। जुआनहुआंग शहर में पहुंचने के बाद दोनों छोटे बच्चों को ठीक से घूमने का मौका नहीं मिला, इसलिए निंग जियांग शेन जिनहुआन और लिटिल बाई को जुआनहुआंग शहर की खुशी से यात्रा पर ले गया। शाम, आसमान में हल्का अंधेरा था। पश्चिम में डूबते सूरज ने क्षितिज को सुनहरे पीले रंग में रंग दिया। जुआनहुआंग शहर का सबसे बड़ा रेस्तरां डेंगजियान टॉवर आज रात असाधारण रूप से जीवंत था। आज का दिन विशेष रूप से 3 महान गुटों के लिए था। किसी भी अनधिकृत कर्मी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। व्यंजन परोसने के लिए हलचल मचाने वाले परिचारकों ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। इस भोज के बाद अंदर क्या हुआ इसके बारे में कोई भी गपशप स्पिरिट स्टोन से खरीदी जानी होगी। इसके अलावा जबकि अन्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, सेवा कर्मचारी के रूप में उनकी उपस्थिति भी एक प्रकार का विशेषाधिकार थी। पहली मंजिल पर मंच पर कम कपड़े पहने नर्तकियों ने अपनी स्कर्ट में छेद के माध्यम से अपने लंबे पैर दिखाए। कोमल सुंदर कमर के बीच में पतली नाभि नर्तकियों की अच्छी आकृति को प्रदर्शित करती थी। उन्होंने घूंघट पहना हुआ था, उनकी आधी छिपी हुई उपस्थिति धुंधले आकर्षण का स्पर्श जोड़ती थी। यदि कोई 3 महान गुटों में से किसी के साथ एक रात बिता सकता है, तो यह इसके लायक होगा, भले ही उन्हें थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना पड़े। यदि वे एक बच्चे को गर्भ धारण कर सकते हैं, भले ही वे दाव साथी नहीं बन सकें, तो यह जल्दी से उठने और आराम का जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगा। अगर गर्भधारण नहीं कर सके तो फिर भी उनका पद तो बढ़ेगा ना। इसलिए यहाँ आने वाले नर्तक सभी इच्छुक और निःशुल्क थे। डेंगजियान टॉवर में 3 मंजिलें थीं। शीर्ष मंजिल स्वाभाविक रूप से 3 मुख्य नेताओं, उनके प्रत्यक्ष शिष्यों और इस वर्ष की प्रतियोगिता के विजेता के लिए थी। दूसरी और तीसरी मंजिल उन शिष्यों के लिए थी जो मदद के लिए आए थे और जो इस चयन में उत्तीर्ण हुए थे। निंग जियांग द्वारा शेन जिनहुआन को दरवाजे से अंदर ले जाने के बाद उसने महसूस किया कि कई निगाहें उस पर हैं। दूसरी मंजिल पर एक नए आए शिष्य ने भ्रमित होकर पूछा, वरिष्ठ भाई, यह व्यक्ति साधारण है, वह इस असेंशन असेंबली में मदद के लिए क्यों आ सकता है? मुझे नहीं पता। हम जी शुई पैलेस के मामलों के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं। और वह छोटी लड़की जिसके हाथ में एक सफ़ेद लोमड़ी है, क्या ये थोड़ा अनोखा नहीं है? मैंने सुना है कि वह सुराव की विश्वास पात्र है। अरे, तुम्हें पता है, सुराव बहुत बेशर्म है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी ने सुराव की अच्छी सेवा की हो? हा 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 हा, मत कहो, ये सचमुच संभव है। वह लोमड़ी सुराव, अगर मुझे भुगतान भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। निंग जियांग ने उन शिष्यों की ओर देखा जो बोल रहे थे। हालांकि वे सभी अपनी आवाजें प्रसारित कर रहे थे, उसे लगा कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसने इन चेलों को याद कर लिया। तीसरी मंजिल पर सुराव रेलिंग पर झुक गई और आकर्षक मुस्कान के साथ निंग जियांग की ओर इशारा किया। निंग जियांग, हुआन हुआन, तीसरी मंजिल पर आओ। मम्मा। निंग जियांग ने शेन जिनहुआन का हाथ लिया, छोटी लोमड़ी को लाया और जल्दी से तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। पौन घंटे बाद पूरी बिल्डिंग में सभी लोग खड़े हो गए। दाववादी लिंगबाओ और दाववादी बाह्य एक साथ पहुंचे। सबको देखकर दाववादी लिंगबाओ और दाववादी बाह्य ने शब्दों का आदान प्रदान किया, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया। आज यहाँ हर कोई नायक है। हमारी पुरानी हड्डियों पर ध्यान न दें। खाओ, पियो और मौज करो। कल जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। अपने पैर की उंगलियों को थपथपाते हुए दोनों तीसरी मंजिल पर मुख्य सीटों पर चढ़ गए। उनकी नज़र खाली सीटों पर पड़ी। दाववादी लिंगबाओ ने पूछा, क्या उस साथी जिंग झान ने बताया कि वह कब आ रहा है? दाओइस्ट बाह्य, मुझे नहीं पता। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के लोग हमेशा अहंकारी रहे हैं। अगर वह नहीं आते हैं तो ऐसा ही होगा। दाववादी लिंगबाओ, आइए आधे पौने घंटे तक प्रतीक्षा करें। यदि वह नहीं आता है तो हम भोज शुरू करेंगे। निंग जियांग के तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने अपनी दिव्य भावना को चारों ओर घुमाया। याओ क्विंगकिंग नाम का शिष्य, जिसने लबादा पहना था और टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर द्वारा पूर्व भर्ती किया गया था, मौजूद नहीं था। निंग जियांग ने सुराव से पूछा,
मैंने याओ क्विंकी को क्यों नहीं देखा? सू राव ने एक कप शराब पी ली। जब ये छोटी लड़की शराब पीती थी तो वह अपनी गर्दन पीछे झुका लेती थी, जिससे उसकी सुंदर हंस जैसी गर्दन दिखने लगती थी। इस आसन में उसकी छाती भी ऊपर उठ जाती थी, जिससे वह बेहद आकर्षक लगती थी। वह लगातार अपना आकर्षण प्रदर्शित कर रही थी। सू राव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? उसके साथ ले जाया गया? उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? उसकी शक्ल साधारण है। यदि आप हुआन हुआन के लिए भाभी ढूंढना चाहते हैं तो मुझे क्यों नहीं? उसने यह बात आधे मजाक में कही। शेन जिनहुआन ने सू राव को घूर कर देखा। वह घृणित सू राव उसके आदमी को भी चुराने की कोशिश कर रही है। उसे जल्दी बड़ा होना था, नहीं तो मास्टर को नहीं रखा जा सकेगा। निंग जियांग ने हंसते हुए कहा, मजाक मत करो, तुम अभी भी बच्चे हो। मैंने बस जिज्ञासावश उसके बारे में पूछा। मैं उत्सुक हूं कि उसके पास ऐसे कौन से उत्कृष्ट गुण हैं कि उसे हृदय प्रश्न परीक्षण पास किए बिना टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर द्वारा भर्ती किया जाना चाहिए। कौन बच्चा है? सू राव अपनी चौड़ी छाती फुलाते हुए सीधी बैठ गईं। उसने शिकायत की, टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर ऐसा ही है। अगर उन्होंने पागलपन नहीं किया तो यह आश्चर्य की बात होगी। शाम का भोज स्वैच्छिक है और कोई भी याओ क्विंकी को न आने से रोक सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी इस भोज को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए लोग सोचते हैं कि इस भोज में उपस्थित होना अनिवार्य है। अध्याय 143 नरभक्षण। आधा घंटा बीत गया। दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाह्य ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। वे खड़े हो गए और अपने कप उठाए। कमांडर जिंगजान को कुछ मामलों में भाग लेना है और वह अभी नहीं आ सकते हैं, इसलिए भोज शुरू होने दें। हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। बाह्य और मैं सबसे पहले असेंशन असेंबली पारित करने के लिए सभी को बधाई देते हैं। बिना किसी देरी के भविष्य में हम साथी संप्रदाय के शिष्य हो सकते हैं और समय के साथ हम संप्रदाय के लिए भी लड़ सकते हैं। सब लोग चलो पीते हैं। सब खड़े हो गए। उन्होंने अपने कप उठाए और सब पी गया। भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और जीवंत होता गया। प्रारंभ में हर कोई थोड़ा आरक्षित था, लेकिन कुछ कप वाइन के बाद वे ढीले हो गए। एक ही गुट के लोग कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे को भाई भाई कह रहे थे। कभी कभी वे अन्य दो गुटों को शराब पीने की प्रतियोगिता के लिए भी चुनौती देते थे। सबसे परिष्कृत समूह याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस से था। याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस में कई महिला कृषक थीं, और यहाँ तक कि जब शोर होता था तब भी उनकी आवाज कानों को बहुत सुखद लगती थी। जियांग निंग ने एक कप शराब पी ली। उसने अपने सामने दूसरी मंजिल पर दृश्य देखा। उसने सोचा, कल तक जब आंतरिक और बाहरी संप्रदाय विभाजित हो जाएंगे और स्थिति में अंतर हो जाएगा, तो आज रात से यह सारी जीवंतता, ये सारा उत्साह, ये सारी मित्रताएं धुएं की तरह गायब हो जाएंगी, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न हों। जियांग निंग ने गौर किया। जब वे कई शिष्य जो पहले उसे बुरा भला कहते थे नशे में धुत हो गए, तो वे दूसरी मंजिल पर चले गए। उसकी छोटी लड़की और सू राव की ओर देखा और कुछ चर्चा करते हुए भद्दे ढंग से हंसना शुरू कर दिया। इस बार कोई ध्वनि प्रसारण नहीं था। क्यूई रिफाइनिंग दायरे की ताकत के साथ मौजूद कोई भी कल्टीवेटर अगर ध्यान से सुने तो वह मोटे तौर पर सुन सकता है कि वे क्या कह रहे हैं। देखो, मैं सही था, है ना? वह व्यक्ति सू राव का पुरुष साथी है। ये वास्तव में है, अन्यथा उसकी स्थिति के साथ वह तीसरी मंजिल पर क्यों होता? बिल्कुल, और यह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखता है। मुझे नहीं पता कि सू राव उसमें क्या देखती है। ऐसा मत कहो, हो सकता है कि वह उग्र, सटीक और बिस्तर पर लंबे समय तक टिकने वाला हो। हा 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 हा। जियांग निंग ने भौहें चढ़ा दीं। उन्होंने सू राव की ओर देखा। सू राव ने दूसरी मंजिल पर उन कई शिष्यों को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यहाँ तक कि दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाह्य ने भी सुना कि यहाँ क्या हो रहा था। इस बार मदद के लिए आए 3 महान गुटों के शिष्यों ने इन 3 नए भर्ती हुए शिष्यों को ऐसे देखा जैसे वे मृत व्यक्ति हों। उन्होंने व्यंग्य किया। कुछ लोगों को लगा कि असेंशन असेंबली पास करके वे वास्तव में अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए हैं, कि वे बिना रोक टोक के कार्य कर सकें, कि वे अजेय थे। उन्हें कम ही पता था कि यह शीर्ष स्तर के गुटों तक पहुंचने
कि एक दहलीज, एक कदम, एक शुरुआत मात्र थी। चर्चा सुनने वालों ने सू राव की ओर देखा, जानना चाहा कि वह इस मामले को कैसे संभालेंगी। सू राव ने आलस से हाथ बढ़ाया। उसे इन लोगों को मारना था, क्योंकि उसके बारे में बात करके वे जी शुई पैलेस और याओगुआंग इमोर्टल पैलेस के बारे में भी बात कर रहे थे। वह सू राव मात्र एक फूलदान नहीं थी। जैसे ही वह खड़ी होने वाली थी, जियांग निंग ने सू राव के कंधे पर हाथ रखा। उसने सू राव की ओर अपना सिर हिलाया। सू राव एक व्यक्तिगत शिष्य, एक शिखर गुरु थे। इन छोटे फ्राइज से व्यक्तिगत रूप से निपटना उसकी हैसियत से नीचे होगा। जियांग निंग ने लिटिल वाइट को देखा। ध्वनि प्रसारण के बिना उन्होंने सीधे पूछा, लिटिल वाइट, जब आपके स्पिरिट बीस्ट लोगों को खाते हैं तो क्या वे चबाते हैं? लिटिल वाइट हैरान था। उसकी दोयम दर्जे की सेटिंग के अनुसार उसे बोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यदि वह मानवीय शब्द बोलती है तो यह अनिवार्य रूप से उसकी विशेष रक्तरेखा को उजागर करेगा। लिटिल वाइट ने अपने पंजों से इशारा किया। उसने प्रसारित किया, मास्टर, केवल वे कच्चे आत्मा वाले जानवर ही चबाते हैं। मैं एक महान सिल्वर मून स्नो फॉक्स हूँ। हम सभी सीधे लोगों को अपने पेट में अवशोषित करते हैं और उन्हें जीवित रूप से परिष्कृत करते हैं। जियांग निंग ने सिर हिलाया। जाओ, कुछ लोगों को खाओ। लिटिल वाइट ने उन 3 व्यक्तियों को देखा जो अभी भी बेखबर थे, शराब पी रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। उसने सीधे आरोप लगाया, देखने के लिए एक शो है। हर कोई खुशी खुशी विपरीत दिशा में देख रहा था। दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाह्य ने भी शराब पीते समय स्थिति का अवलोकन किया। भोज में एक छोटा सा कार्यक्रम भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। यह अच्छा था। लिटिल वाइट, जो तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया था, हवा में ही उसका आकार लगातार बढ़ता गया। जब तक वह 3 मीटर लंबी नहीं हो गई, उसने एक पंजे से तीनों व्यक्तियों पर हमला किया और उन्हें अपने नीचे दबा लिया। उसकी सफ़ेद बुर फड़फड़ाने लगी। उसकी इंसान जैसी आंखें अपने शिकार को घूर रही थीं। वह बहुत दिनों से इन लोगों का मुंह फाड़ देना चाहती थी। ये कैसा जानवर है? मदद करना। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप अपने आत्मा जानवर को बड़ों के सामने लोगों को मारने दें? हर कोई उन 3 व्यक्तियों पर हंसा। किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आत्मिक जानवर इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि दाओवादी लिंगबाओ ने भी कहा, यह एक उत्परिवर्तित सफ़ेद लोमड़ी होनी चाहिए। इसमें पहले से ही फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण की ताकत है। आपके सू राव ने 2 असाधारण सलाहकारों की भर्ती की है। दाओवादी बाह्य ने हंसते हुए कहा, उसका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। उसका व्यवहार असंयमित लगता है, लेकिन वह बहुत नपी-तुली है। अगर कोई सचमुच उसे फूलदान के रूप में लेता है तो उन्हें इसके लिए कष्ट सहना पड़ेगा। जियांग निंग और शेन जिनहुआन रेलिंग के पीछे खड़े होकर लिटिल वाइट को 3 व्यक्तियों को डराते हुए गुर्राते हुए देख रहे थे। शेन जिनहुआन ने उदासीनता से कहा, लिटिल वाइट, खेलना बंद करो और वास्तव में उन्हें मत खाओ। ये घृणित है। उन्होंने वास्तव में उसके स्वामी का अपमान करने का साहस किया। मौत उनके लिए बहुत अच्छी थी। लिटिल वाइट ने अपना सिर घुमाया और शेन जिनहुआन की ओर सिर हिलाया। फिर उसने अपने पंजे बढ़ाए और हल्के से खरोंचा। 3 व्यक्ति, जो आरोहण सभा के बाद जोश से भरे हुए थे और एक अच्छे भविष्य की आशा कर रहे थे, तुरंत मर गए। लिटिल वाइट ने उनके सार को आत्मसात कर लिया और फिर तीसरी मंजिल पर वापस छलांग लगा दी। उड़ान के दौरान उसका शरीर सिकुड़ गया। जब वह तीसरी मंजिल पर पहुंची, तब तक वह शेन जिनहुआन के कंधे पर लेटने के लिए काफी छोटी थी। उसने 3 लाशों को देखते हुए जम्हाई ली। शेन जिनहुआन ने व्यंग्य किया, वहां अभी भी लाशें थीं, जो वास्तव में अप्रिय थी। उसने आध्यात्मिक क्यूई का विस्फोट किया, जिससे 3 लाशें ढक गईं। गहरे लाल आध्यात्मिक क्यूई ने सभी को रुकने पर मजबूर कर दिया। तुरंत उन्हें पता चला कि तीनों लाशें क्षत विक्षत हो गईं, पिघल गईं और फिर वाष्पित हो गईं। इस तरह सफाई की कोई जरूरत नहीं थी। स्वर्ग, ये किस प्रकार की आध्यात्मिक क्यूई है? इतना मजबूत। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि मैं इस छोटी लड़की के खिलाफ 3 चालें भी नहीं टिक पाऊंगा। मैं भी। सू राव फिर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसका परिचय सभी से कराना भूल गई। उसका नाम निंग हुआन हुआन है। उसके पास पृथ्वी रैंक शीर्ष स्तरीय योग्यता है
और 12 साल की उम्र में वह पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग परफेक्शन के करीब है। वह मेरे गुरु का नामित शिष्य है। इस असेंशन असेंबली के बाद वह एक औपचारिक शिष्या बन जाएंगी। 12 साल पुराना क्यूई रिफाइनिंग पूर्णता, पृथ्वी रैंक शीर्ष स्तरीय, योग्यता जी शुई पैलेस मास्टर का निजी शिष्य, डैंगजियान टॉवर तुरंत शांत हो गया। अध्याय 144 पहचान उजागर। ऐसी योग्यता उसकी वर्तमान ताकत के साथ मिलकर उसने पहले ही रहस्यमय याओ क्विंकिंग और उस खूबसूरत यंग मास्टर को तुरंत मार डाला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब हर कोई असेंशन असेंबली के माध्यम से 3 महान गुटों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, तो कोई जल्दी प्रवेश के साथ सामने आएगा। इससे उन्हें जो झटका लगा वह किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रवेश की गारंटी के बीच के अंतर से कम नहीं था। शेन जिन्हुआन ने नीचे लोगों की ओर देखा, चुप रहे और वापस बैठ गए। छोटी सफेद लोमड़ी, जो अभी अभी लोगों को खा रही थी, फिर से मेज पर रखी पेस्ट्री को स्वादिष्ट तरीके से खाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इनमें से किसी का भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस छोटी लड़की में आध्यात्मिक क्यूई में क्षरणकारी शक्ति है। ऐसा लगता है कि मेरा लिंग फल उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था। वास्तव में उल्लेखनीय। ये कहते हुए दाओवादी लिंगबाओ ने नाराजगी से दाओवादी बाह्य की ओर रुख किया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपका याओगुआंग इमोर्टल पैलेस हमारे यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड से ईर्ष्या नहीं करता है। पता चला है कि आपने पहले से और भी अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती कर लिया है। हा, मैं ये कहना नहीं चाहता था, मुख्यतः क्योंकि मुझे डर था कि आप दुखी होंगे। दाओवादी बहे सवालिया निशानों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय वह यह नहीं कह सकता था कि वह, एक बुजुर्ग, वास्तव में इस मामले से अनजान था, है ना? उस लड़की सु राव ने इसे बहुत अच्छी तरह से उससे छुपाया था। जी शुई पैलेस के स्टिल वाटर ने इसे बहुत अच्छी तरह से उससे छुपाया था। भोज के बाद उसे निश्चित रूप से पूछना पड़ा कि वास्तव में क्या चल रहा था। हालांकि अभी भी एक और मामला था जिस पर उनका ध्यान आवश्यक था, क्योंकि शेन जिन्हुआन और छोटी सफेद लोमड़ी ने 3 शिष्यों को आसानी से मार डाला था। सुखद भोज का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। दाओवादी बाह्य ने शराब का एक घूंट लिया। उन्होंने अपनी आवाज को आध्यात्मिक क्यूई से ढक दिया और उनके संयमित स्वर ने सभी को उन्हें सुनने की अनुमति दी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में 3 मौतें, क्या ये बहुत आश्चर्यजनक है? इसके अलावा 3 महान गुटों में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े पैमाने पर भाग सकते हैं। आपको अभी भी मजबूत लोगों के प्रति श्रद्धा रखने की जरूरत है। यदि आप किसी को हरा नहीं सकते और फिर भी शोर मचा रहे हैं, तो क्या मारा जाना सामान्य बात नहीं है? आपके पास उनकी तरह मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए यदि वे आपको मारते हैं, तो वे आपको मार देते हैं। क्या ये सामान्य नहीं है? ये कुछ ऐसा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को साधना के पथ पर अनुभव करना चाहिए। Everyone, don't lack reverence. When speaking and acting, use your brains. Don't just seek the pleasure of the tongue. I don't believe a few pots of wine can truly intoxicate a group of cultivators like yourselves. ठीक है, खाओ पियो। मामला सुलझ गया। दाओवादी बाह्य ने बोलना समाप्त करने के बाद दाओवादी लिंगबाओ के साथ चश्मा मिलाया। ये देखकर कि दोनों जिम्मेदार पक्षों ने ऐसा रवैया अपनाया, हर कोई जानता था कि इन तीनों की सचमुच मृत्यु हो गई थी और वह यही थी। इस घटना ने उन शिष्यों को, जो 3 महान गुटों में प्रवेश करने वाले थे, एक कड़वी सच्चाई दिखाई। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ताकत का सम्मान किया जाता है और यह कभी नहीं बदलेगी, चाहे आप कहीं भी जाएं। हालांकि दाओवादी बाह्य और दाओवादी लिंगबाओ ने सोचा कि यह काफी अच्छा था। इसने इन छोटे लोगों को उनके गर्म सिरों को ठंडा करने और उन्हें शांत करने में मदद की। अन्यथा किसी संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बाद में खाने पीने और बातचीत करते समय हर कोई अधिक सतर्क हो गया। अभी वह दृश्य बहुत भयानक था। कुछ ही सांसों में 3 जीवित स्वर्ग के चुने हुए, जो 3 महान गुटों में प्रवेश करने वाले थे, गायब हो गए थे। जैसे ही आधी रात करीब आए, गाना और नाचना बंद हो गया। भोज खत्म होने वाला था। दाओवादी बाह्य और दाओवादी लिंगबाओ पहले निकलेंगे, उसके बाद ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर था कि वह अधिक समय तक रहना चाहता है या नहीं।
जैसे ही दोनों खड़े हुए, उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर से डैंगजियन टॉवर में आते देखा। वह व्यक्ति बहुत हट्टा-कट्टा था, आसानी से 2 मीटर लंबा, काला कवच पहने हुए, उसकी कमर पर कृपाण थी। यह जिंगजान था। उसकी पूरी दाढ़ी के साथ उसके पीछे लबादा पहने एक व्यक्ति चला। उनके फिगर को देखते हुए यह एक महिला होनी चाहिए। जैसे ही जिंगजान ने प्रवेश किया, उसने ऊपर देखा और दाववादी बाह्य और दाववादी लिंगबाओ पर दिल खोलकर हंसे। हा 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 हा। साथ ही दाववादी, इस भोज को समाप्त करने में जल्दबाजी न करें। इस भोज का भव्य समापन अभी तक भी नहीं हुआ है। जियांग निंग को एक हल्का सा बुरा अनुमान था। उसने शेन जिनहुआन का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी आवाज प्रसारित की, हुआन हुआन, छोटी लोमड़ी को पास रखो, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह छोटी बच्ची को लेकर धीरे धीरे पीछे हट गया। दाववादी लिंगबाओ ने हैरान होकर पूछा, कौन सा प्रदर्शन? इस भोज का दूसरा प्रदर्शन कब हुआ? ये तुम्हें पता नहीं होगा, है ना? इस भोज में तुम्हारा एक परिचित है और मेरे टीन्स मिलिट्री प्रीफेक्चर का एक दुश्मन भी है। ये कहते हुए जिंगजान ने जियांग निंग की ओर देखा, जो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। वह दहाड़ा, जियांग निंग, आप किस लिए छुप रहे हैं? आप एक नवोदित सोल कल्टीवेटर हैं, क्या इतना डरपोक होने की कोई जरूरत है? जियांग निंग, ये नाम सुनकर सबसे पहले सू राव चौंक गईं। उसने अचानक निंग जियांग और निंग हुआन हुआन की ओर देखा। ये कैसे हो सकता है? दाववादी लिंगबाओ और दाववादी बाह्य ने जियांग निंग की ओर देखा। कमांडर, आपको बकवास नहीं करनी चाहिए, मेरे पास एक गवाह है। जिंगजान ने सीधे यूं किंगयाओ को अपने सामने खींच लिया और अचानक उसने जो काला लबादा पहना था उसे उठा लिया। एक साधारण सा चेहरा सामने आया। सभी ने याओ क्विंगकिंग की ओर देखा, कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे थे। जब तक याओ क्विंगकिंग ने अपना भेष नहीं हटाया तब तक एक शुद्ध अंडाकार आकार का सुंदर चेहरा सभी की नजरों में नहीं आया। यह व्यक्ति कौन था? हालांकि दाववादी बाह्य और दाववादी लिंगबाओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। यूं क्विंगयाओ, ये यूं क्विंगयाओ था। यदि यह यूं क्विंगयाओ था तो भाई बहनों की वह जोड़ी जियांग निंग और उसका शिष्य थी। जियांग निंग को आखिरकार इस समय अपना जवाब मिल गया। उस दिन तो उसने ठीक से देखा था, ये वास्तव में यूं क्विंगयाओ था। जहां तक उनके बीच के विभिन्न रहस्यों की बात है, वे अब महत्वपूर्ण नहीं रहे। सच्चाई उसकी आंखों के सामने पहले से ही थी। जियांग निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हुआन हुआन, एक पल के लिए मुझे अपना मानव सम्राट बैनर उधार दे दो। नहीं, शेन जिनहुआन ने भौहें चढ़ा दीं। एक बार जब वह मानव सम्राट बैनर सौंप देगी तो जियांग निंग निश्चित रूप से उसे अपनी छोटी दुनिया में डाल देगा। वह जियांग निंग के साथ लड़ना चाहती थी। जियांग निंग का स्वर नर्म हो गया। आज्ञाकारी बनो, तुम्हारा मालिक लड़ने वाला नहीं है, बस भाग जाओ। नहीं, हुआन हुआन, आज्ञाकारी बनो, अगली बार तुम्हारा गुरु निश्चित रूप से तुम्हारे साथ होगा, अभी तक कोई नहीं। ओह हुआन हुआन, आपका मास्टर आपका एक अनुरोध स्वीकार करेगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? आप ये कहा। जिंगजान ने गुरु और शिष्य की छेड़खानी सुनी, उसके माथे पर नसें धड़क रही थीं। क्या वे उसे हवा मान रहे थे? सचमुच घृणित। जियांग निंग, तुम आज बच नहीं पाओगे। जियांग निंग ने मानव सम्राट बैनर लिया, फिर छोटी लड़की और छोटी लोमड़ी को अपनी छोटी दुनिया में रखा। बेशक वह जानता था कि बचना आसान नहीं होगा। जिंगजान, परफेक्शन कल्टीवेटर का एक गोल्डन कोर, ये जानते हुए भी कि वह जियांग निंग है, जो नवोदित आत्मा चरण, प्रारंभिक चरण की खेती के साथ है। फिर भी उसने खुले तौर पर अकेले अपनी पहचान उजागर करने का साहस किया। ये संकेत दिया कि वह उससे नहीं डरता था और वह उसके भागने से भी नहीं डरता था। जियांग निंग ने इमारत के शीर्ष पर नजर डाली, ये जानते हुए कि बाहर नवजात आत्मा स्तर के कल्टीवेटर उसका इंतजार कर रहे होंगे। सू राओ उत्सुकता से आगे बढ़ रही थी। इससे पहले जब वह कैंगलिंग डोमेन पर गई थी तो वह किसी जियांग निंग या शेन जिनहुआन को नहीं जानती थी। वह बस एक सेक्ट मिशन पूरा कर रही थी। लेकिन अब इन भाई बहनों के साथ इतना लंबा समय बिताने के बाद, नहीं, ये गुरु और शिष्य हैं। वह उन्हें केवल निंग जियांग और निंग हुआन हुआन के रूप में जानती थी, जो उसके अच्छे दोस्त थे।
सू राव ने जी शुई पैलेस मास्टर द्वारा उन्हें दिए गए लंबी दूरी के ध्वनि संचरण जेड तावीज को सीधे कुचल दिया। उसने अपनी आवाज प्रसारित की, मास्टर, निंग जियांग और निंग हुआन खतरे में हैं। कृपया आएं और उन्हें बचाएं। मास्टर, सू राव ने मास्टर से विनती की कि वे आएं और इन भाई बहनों को बचाएं। किसी ने जवाब नहीं दिया। सू राव ने दांत पीस लिए। क्या करें? दाओवादी बाह्य और दाओवादी लिंगबाओ ने अवचेतन रूप से अपने भंडारण छल्लों को छुआ। फिर उनकी नज़र जियांग निंग पर पड़ी, जो काला बैनर पकड़े हुए था। वे झुक गए। सीनियर जियांग, जूनियर लिंगबाओ, आपका स्वागत करते हैं। जूनियर बाह्य आपका स्वागत करता है। जियांग निंग ने सिर हिलाया। इन दोनों की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। जियांग निंग ने मानव सम्राट बैनर लहराया और तुरंत हवा का एक भयंकर झोंका आया, जिससे डेंगजियन टॉवर की छत टूट गई। एक कदम के साथ उन्होंने रात के आकाश में उड़ते हुए जमीन को 1 इंच में सिकुड़ने की तकनीक का उपयोग किया। जियांग निंग ने मानव सम्राट बैनर को कसकर पकड़ लिया। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा साथी दाओवादी यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया खुद को दिखाओ। आप जियांग निंग हैं? रात के आकाश से एक आदमी उभरा, काले चुस्त कपड़े पहने, दृढ़ चेहरे वाला, सावधानीपूर्वक दिखने वाला लेकिन अंतहीन जानलेवा क्यूई लिए हुए। उसने हवा में कदम रखा और हर कदम से हवा में लहरें उठने लगीं। जब जियांग निंग ने उस आदमी की शक्ल साफ तौर पर देखी तो उसका दिल डूब गया। यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। पिछली बार उसने एक प्रोजेक्शन देखा था। ये तियान सैन्य प्रांत का वाइस मार्शल था और हुआन हू बटालियन का कमांडर भी था। पब रेव द्वारा विज्ञापन। अध्याय 145, मार्शल जुआनहू का आगमन। मार्शल हुआन हू। जियांग निंग ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे पकड़ने से मार्शल हुआन हू को व्यक्तिगत रूप से सामने आना पड़ेगा। यह एक निसिंट सोल मिड स्टेज कल्टीवेटर था। यह मार्शल हुआन हू था, जो टियांस सैन्य प्रांत के लिए वध का प्रभारी था। ऐसा लगता था कि उनके और टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर के बीच दुश्मनी वास्तव में बहुत गहरी थी। बिक्सियाओ। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जियांग निंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने के लिए तुरंत अपनी शक्तिशाली मारक चाल चलाई, तभी उसे भागने का मौका मिला। उसने ये दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह एक उपन्यास का मुख्य पुरुष नायक था, जिसने अपने मंच से परे दुश्मनों को मार डाला। मार्शल हुआन हू जैसे मध्य मंच के एक बूढ़े व्यक्ति के पास निश्चित रूप से अनगिनत चालें थीं। वह संभवतः उसे कैसे हरा सकता था? इसलिए इमारत में अभी भी मौजूद शिष्य ऊपर की ओर देख रहे थे और ऊपर से युद्ध देख रहे थे। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने जियांग निंग को अकेले ही असीम अमर पर्वत जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला की कल्पना करते हुए देखा। इसका मतलब यह नहीं था कि बिक्सियाओ संप्रदाय का क्षेत्र बड़ा था। इसके विपरीत, ये बहुत छोटा था। असीम अमर पर्वत केवल वुजी संप्रदाय का मुख्य शिखर था, लेकिन बिक्सियाओ संप्रदाय के संपूर्ण संयुक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भी यह अभी भी काफी चौंकाने वाला था। जब उन्होंने असेंशन असेंबली में भाग लिया, तो वे 3 महान गुटों की गहरी नींव पर आश्चर्यचकित हुए, जिसमें शिष्यों को चुनने के लिए एक अमर पर्वत था। लेकिन अब अकेले जियांग निंग के पास एक विशाल अमर पर्वत है। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उन 3 लोगों को याद कर सका जिन्हें भोज में हटा दिया गया था। उन्हें बस यही लगा कि वे विरोधी बहुत आसानी से मर गए। सौभाग्य से वह छोटी लोमड़ी और छोटी लड़की थी जिसने चाल चली। यदि इस आदमी ने कार्रवाई की होती तो उन तीनों की और भी दुखद मृत्यु होती। वे वास्तव में अपनी जगह नहीं जानते थे। यदि यह व्यक्ति सू राव का पुरुष उपपत्नी बन जाता तो क्या सू राव इसकी हिम्मत करती? तुरंत बाद उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की चोटियां अपने आप अलग हो रही हैं। शिखर पर सुनहरी रोशनियां फूट पड़ीं। ये सुनहरी रोशनी अनगिनत इंटरलॉकिंग क्लैप्स में बदल गईं, अंततः कई अविनाशी श्रृंखलाएं बन गईं जो सीधे आकाश में काले कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ीं। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की तुलना में, जो अकेले ही कई पर्वतों को उठाए हुए था, काले वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत पतला दिखाई देता था। लेकिन ये दिखने में दुबला पतला आदमी सीधे पहुंचा। उसने उन सुनहरी जंजीरों को पकड़ लिया और फिर उन्हें कुचल दिया। मार्शल हुआन हू ने प्रवर्तन शिखर से निर्णय की जंजीरों को कुचल दिया।
जियांग निंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उस समय इन जंजीरों ने मार्शल हुआन हू के प्रक्षेपण को मजबूती से फंसा दिया था। अब उनकी तुलना करने पर उस समय के प्रक्षेपण में शायद मार्शल हुआन हू की ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मार्शल हुआन हू ने बिक्सियाओ को देखा। उन्होंने बड़ी स्वीकृति के साथ कहा, एक संप्रदाय के पर्वत द्वार को लेना, प्रत्येक शिखर के संचालन नियमों को जोड़ना और इसे एक आध्यात्मिक कलाकृति में परिष्कृत करना। मैंने उस समय आपकी आध्यात्मिक कलाकृतियों की शक्ति देखी थी। अब इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हुए मुझे लगता है कि प्रक्षेपण ने जो बताया उससे कहीं अधिक पूर्णता महसूस होती है। संभवतः इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया गया है। यह आध्यात्मिक कलाकृति 8वीं कक्षा तक पहुंच गई होगी, है ना? वास्तव में 8वीं कक्षा का मध्य चरण, जियांग निंग ने उदासीनता से समझाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कृपया मार्शल, मेरी आध्यात्मिक कलाकृतियों का फिर से परीक्षण करें। उन्होंने दूसरा शिखर वापस ले लिया और सीधे तीसरी चोटी को बाहर फेंक दिया। अनगिनत आध्यात्मिक कलाकृतियां प्रेत प्रकट हुए, एकत्रित और सम्मिलन करते हुए अंत में एक बाघ के सिर वाले सुनहरे भाले का निर्माण किया जो सीधे मार्शल हुआन हू की ओर चला गया। तेज हवा की आवाज से वातावरण भर गया। नीचे मौजूद लोगों ने इस तमाशे का आनंद उठाया। दाओवादी लिंगबाओ ने सभी से कहा, नवजात आत्माओं के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई दुर्लभ है। आपको उन्हें ध्यान से देखना और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जुआनहुआंग डोमेन में शीर्ष स्तरीय युद्ध समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। चेले चुप रहे, बस ध्यान से देखते रहे। उनकी नज़र में बाघ के सिर वाला सुनहरा भाला अपरिहार्य लग रहा था, लेकिन सौभाग्य से यह उन पर लक्षित नहीं था। दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाहे ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। बाघ के सिर वाले सुनहरे भाले से बचा हुआ आध्यात्मिक क्यूई इन शिष्यों को मारने के लिए पर्याप्त था। शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों ने जल्दी से एक अस्थायी सुरक्षा कवच बनाया। जब बाघ के सिर वाला सुनहरा भाला थोड़ा करीब आया, दाओवादी बाहे ने गहरी आवाज में कहा, नहीं, इसे रोका नहीं जा सकता। दाओवादी लिंगबाओ ने सभी को चिल्लाकर कहा, यदि आप जीना चाहते हैं तो अपनी पूरी ताकत से ली को पीछे छोड़ दें। हवाई युद्ध क्षेत्र के ठीक नीचे और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग प्रभावित हुए। ये लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकें। इस वक्त बाघ के सिर वाला सुनहरा भाला मार्शल हुआन हू के सिर तक भी पहुंच गया। मार्शल हुआन हू ने गंभीरता का संकेत दिखाया। उसने एक तलवार क्यूई को संघनित किया और बाघ के सिर वाले सुनहरे भाले से टकराया। एक तलवार क्यूई चकनाचूर हो गई। बाघ के सिर वाले सुनहरे भाले में भी दरारें दिखाई दीं। 6 तलवार क्यूई के टूटने तक बाघ के सिर वाला सुनहरा भाला पूरी तरह से नष्ट हो गया, एक प्रेत में बदल गया और रात में विलुप्त हो गया। मार्शल हुआन हू ने प्रशंसा की, इस शिखर की शिल्प कौशल से संघनित आध्यात्मिक क्यूई प्रेत 5वीं कक्षा तक पहुंच गया है, जो 6ठी कक्षा के बेहद करीब है। आपके द्वारा इसके उपयोग के साथ नवजात आत्मा चरण, प्रारंभिक चरण में कोई भी इस भाले से सुरक्षित रूप से उभर नहीं सका। मार्शल हुआन हू की प्रशंसा सुनना। हालांकि जियांग निंग को असहजता महसूस हुई। लड़ाई के दौरान प्रतिद्वंद्वी अभी भी टिप्पणी कर रहा था, स्पष्ट रूप से अपनी ताकत का अधिक उपयोग नहीं कर रहा था। वह उसके साथ एक जूनियर की तरह व्यवहार कर रहा था। चौथी चोटी मेडिसिन पीक थी, जिसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। 5वां शिखर मामलों का शिखर था और नवजात आत्मा के मध्य चरण से पहले उन कंकालों को जारी करना महत्वहीन था। उसने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे 6ठी चोटी को उजागर किया। मार्शल हुआन हू को ऐसा लगा मानो वह किसी छोटी सी दुनिया में आ गया हो। पहाड़ की चोटी पर आरामदायक ढंग से सुसज्जित एक छोटा सा आंगन था। घर में छिपे चेनहाई ने मार्शल हुआन हू को देखा और उसकी पलकें झपकीं। धिक्कार है, उसने किस तरह के व्यक्ति को आकर्षित किया था। लेकिन सख्ती से कहें तो, हालांकि उनमें कुछ स्वतंत्र चेतना थी, वह जियांग निंग की आध्यात्मिक कलाकृति का भी हिस्सा थे। वह केवल जियांग निंग की इच्छा का पालन कर सकता था। चेन हाई ने अपने दांत पीस लिए और सीधे गुप्त दरवाजा खोल दिया। मार्शल हुआन हू, जो अभी अभी छोटे से आंगन में दाखिल हुए थे, उन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में चक्कर आने का अनुभव हुआ और फिर दोबारा
देखने पर वह पहले से ही एक गुप्त कक्ष में थे और वह स्वयं एक कागजी आकृति में बदल गया था। दिलचस्प। मार्शल हुआनहू तुरंत इस कागज की खाल से मुक्त नहीं हुए। अचानक उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। उसका सिर घूम गया और पूरे कागज पर झुर्रियां पड़ गईं। मार्शल हुआनहू ने अपने पीछे देखते हुए एक दिव्य इंद्रिय ऊर्जा शरीर को देखकर भौहें सिकोड़ लीं, जो कहीं से प्रकट हुआ था, जिसके हाथ में एक ब्लेड जैसा यातना उपकरण था, जो दिव्य आत्मा पर हमला करने में सक्षम था और उसके सिर को काट दिया था। इससे काफी दर्द हुआ। उनकी दिव्य आत्मा को कुछ मामूली चोटें भी आई थीं। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह अपना पूरा जीवन उकाबों को प्रशिक्षित करने में बिता देगा, और फिर एक उकाब ने उसकी आंखें फोड़ लीं। वह अब और नहीं रह सका बाहर। जब जियांग निंग ने छठी चोटी खोली तो उसने लगभग उसी समय चौथी चोटी भी खोल दी। मेडिसिन पीक। औषधि की सुगंध फैल गई और प्रकाश की एक हरी किरण उस पर चमक उठी। जियांग निंग औषधीय शक्ति का उपयोग कर रहा था, जो युद्ध क्षमता को उत्तेजित कर सकती थी। अध्याय 146। सभी कार्ड खुल गए हैं। कमांडर मार्शल हुआनहू थोड़ी देर के लिए अचंभे में पड़ गए। चौथी चोटी से औषधीय प्रकाश जियांग निंग पर चमका। ये सब एक ही सांस से भी कम समय में घटित हुआ। जियांग निंग के सभी छिद्र और मेरिडियन मेडिसिन पीक से औषधीय शक्ति का उपभोग कर रहे थे। यह 1000 वर्षों में शीर्ष स्तरीय संप्रदाय के चिकित्सा शिखर की संचित औषधीय शक्ति थी, और इस क्षण में ये सब समाहित हो गया था। जियांग निंग ने अपनी ताकत में स्पष्ट वृद्धि महसूस की। विशेषता पैनल पर उनकी साधना प्रगति सीधे 23% तक बढ़ गई। हालांकि यह केवल अस्थायी थी, यह नवजात आत्मा के मध्य चरण के करीब थी। ये जियांग निंग का तुरुप का इक्का था। अचानक जियांग निंग ने बिक्सियाओ संप्रदाय लीडर पीक से एक किल कमांड टोकन निकाला और उसे फेंक दिया। खूनी किल कमांड टोकन कमांडर मार्शल हुआनहू की ओर बढ़ा, लेकिन कमांडर मार्शल हुआनहू अभी भी स्तब्ध होकर वहीं खड़े थे। भारी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई पूरी रात आकाश में फैल गई। हर कोई जो इस नवजात आत्मा स्तर की लड़ाई को देखने के लिए सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया था, आश्चर्य से चिल्लाया। वह किस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति है? इसमें वास्तव में ऐसी शक्ति है। ऐसी शक्ति होना शायद कम से कम 7वीं कक्षा का होना चाहिए। 7वीं कक्षा? आप अज्ञानी हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां 8वीं कक्षा से शुरू होती हैं। यह एक नवजात सोल कल्टीवेटर की नींव है। 8वें दर्जे की आध्यात्मिक कलाकृति का तुरंत उपयोग करने के लिए यह आध्यात्मिक कलाकृति जुआनहुआंग डोमेन में 3 महान गुटों के अलावा संभवतः एक संप्रदाय नेता पद के लिए बदली जा सकती है। क्या एक नवोदित सोल कल्टीवेटर को संप्रदाय गुरु बनने के लिए इसकी आवश्यकता है? जब तक वह अपनी साधना प्रदर्शित करता है, 3 महान गुटों के अलावा उसे कौन रोक सकता है? जब वे चर्चा कर ही रहे थे, उन्होंने दाओवादी लिंगबाओ को बिक्सियाओ की ओर उत्कट निगाहों से देखते हुए चिल्लाते हुए सुना। स्वर्ग एक संपूर्ण शीर्ष स्तरीय संप्रदाय और अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का निवेश करके तैयार की गई एक आध्यात्मिक कलाकृति। यदि इस बूढ़े व्यक्ति के पास ऐसा संग्रह हो तो मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा। दाओवादी बाहे ने चिढ़ाते हुए कहा, आप भी जा सकते हैं और एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय को परिष्कृत कर सकते हैं। दाओवादी लिंगबाओ ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। हालांकि मैं परिष्कृत करने के लिए कुछ संप्रदाय भी ढूंढ सकता हूँ, और मेरे हाथों में कई स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने हैं। मेरे पास जियांग निंग के समान कई नवजात आत्मा या यहाँ तक कि उन्नत स्तर के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने नहीं हैं। इसमें शामिल कर्म का उल्लेख नहीं है। केवल निवेश के बारे में बात करते हुए मैं 8वीं कक्षा की आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की कलाकृति को तो छोड़ ही दीजिए, जहां प्रत्येक शिखर एक निश्चित कानून रखता है। एक संपूर्ण संप्रदाय को परिष्कृत करें, अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का निवेश करें, यहाँ तक कि अपने असंख्य आत्मा खजाने के लिए जाने जाने वाले दाओवादी लिंगबाओ ने भी कहा कि वह इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। जब सबने ये सुना तो उनका सिर चकरा गया। इस आत्मा के खजाने को फिर से देखते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो इसके पीछे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र छिपा हो, और उनकी अनगिनत दौलत भी। जब वे चर्चा कर रहे थे,
छठी चोटी पर कमांडर मार्शल हुआन हू ने हल्के से अपने शरीर पर कागज की त्वचा को फाड़ दिया, फिर चेन हाई की ओर देखा और मुस्कुराए। दूर से वस्तुओं को नियंत्रित करते हुए उसने सीधे चेन हाई के ग्लेबेला में एक पतली सुई डाल दी। चेन हाई के शरीर से काला धुआं उठा। छठी चोटी टूट गई। कमांडर मार्शल हुआन हू ने आत्मविश्वास से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही वह 1 या 2 टिप्पणियां करने वाला था, उसने अपने सामने अजेय किल कमांड टोकन देखा। ये रक्त लाल टोकन हिंसक आध्यात्मिक क्यूई में लिपटा हुआ था। ये पहली बार था जब कमांडर मार्शल हुआन हू को लगा कि यह मुश्किल था। यदि वह इस हमले को नहीं रोक सका, हालांकि वह गिरेगा नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। क्या कुशल चाल है। कमांडर मार्शल हुआन हू ने अपना हाथ भींच लिया और सफेद बिजली के आग से जुड़ा एक बड़ा भाला उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। भाला 3.3 मीटर लंबा था। भाले के शरीर पर नॉन स्लिप ड्रैगन स्केल पैटर्न उकेरा गया था। गहरे काले भाले का शाफ्ट काले लोहे जैसा दिखता था, फिर भी उसमें लोच भी थी। ये भी एक शीर्ष स्तरीय लचीला भाला था। हालांकि इस प्रकार का भाला कठोर भाले जितना कठोर नहीं था, इसकी बहुमुखी प्रतिभा और मारक क्षमता निश्चित रूप से कठोर भाले की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय थी। कमांडर मार्शल हुआन हू ने दोनों हाथों से भाला पकड़ रखा था। उसके पैर, कूल्हे, कमर, छाती, कंधे और भुजाओं ने एक साथ बल लगाया। गहरे काले भाले पर ऐसा लग रहा था मानो ड्रैगन सर्प भाले के शरीर के चारों ओर लिपटे हुए दिखाई दे रहे हों। नीचे दबाना, ऊपर की ओर झूलना, एक नवजात सोल कल्टीवेटर से पूर्ण शक्ति वाले स्टैब में परिवर्तित होना, बिना किसी आकर्षक चाल के, फिर भी एक अजेय हत्या का इरादा रखना। ये देखते हुए कि भाले की नोक किल कमांड टोकन से टकराने वाली थी। जियांग निंग मुस्कुराए। अंतरिक्ष कानून के तहत रक्त लाल किल कमांड टोकन बिजली चाप चमकती भाले की नोक से टकराने से ठीक पहले यह अचानक गायब हो गया। फिर कमांडर के सिर मार्शल हुआन हू के पीछे फिर से दिखाई दिया। अंतरिक्ष कानून। कमांडर मार्शल हुआन हू का दिल डूब गया। इस व्यक्ति ने पहले से ही नवजात आत्मा चरण प्रारंभिक चरण में कानून की एक निश्चित मात्रा को समझ लिया था, इसलिए उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अन्यथा यदि यह व्यक्ति अंतरिक्ष कानून पर भरोसा करते हुए बड़ा होता, हालांकि वह उनके कुछ कमांडरों को मारने में सक्षम नहीं होता, तो टियास सैन्य प्रांत में कितने कमांडरों को मारने के लिए वह पर्याप्त होगा। बिक्सियाओ संप्रदाय, जिसे आध्यात्मिक कलाकृतियों में परिष्कृत किया गया था, एक खूनी उदाहरण था। हम्फ हाँ, 2 गहरी खर्राटों ने हर किसी के मन को कांप दिया, जैसे कि वे हुआन हू बटालियन में शामिल होने वाले थे और कमांडर मार्शल हुआन हू के साथ लड़ने वाले थे। मार्शल हुआन हू, कमांडर की नवजात आत्मा की अभिव्यक्ति उनके शरीर से उभरी। अगर उसने अब जियांग निंग को कम आंका, तो उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। विशाल नवजात आत्मा अभिव्यक्ति एक युद्ध रथ पर खड़ी थी, एक सैन्य कमान ध्वज पकड़े हुए गंभीरता से जियांग निंग को देख रही थी। रक्षा करना। उसके आदेश पर अनगिनत सैनिक उसके युद्ध रथ के सामने आ गए, फिर कुशलता से एक रक्षात्मक संरचना बनाई और कमांडर मार्शल हुआन हू को मजबूती से रोक दिया। इन निडर सैनिकों द्वारा किल कमांड टोकन को अवरुद्ध कर दिया गया था। वे 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ थे। जैसे ही एक सैनिक किल कमांड टोकन से हार गया, दूसरे ने तुरंत उसकी जगह ले ली। जियांग निंग ने ये दृश्य देखा। उसका दिल भी थोड़ा हैरान हुआ। मार्शल हुआन हू, कमांडर दाओ ऑफ कमांड पर चलते थे और उन्होंने इसके भीतर कुछ कानूनों को भी समझा था, और उन कानूनों के बारे में उनकी समझ उनसे भी अधिक गहरी थी। आध्यात्मिक क्यूई सैनिकों के इस समूह द्वारा किल कमांड टोकन को तितर बितर होते हुए देखना। जियांग निंग ने सीधे तौर पर अपनी नवजात आत्मा की अभिव्यक्ति को भी प्रकट किया। अंतरिक्ष कानून को समझने के बाद जियांग निंग की नवजात आत्मा की अभिव्यक्ति में भी कुछ बदलाव आए। विशाल अभिव्यक्ति के चारों ओर कई हरे पारभासी स्थानिक कमल के फूल तैर रहे थे। जियांग निंग की उंगलियों ने हल्के से कमल के फूल को छुआ। सियान पारभासी कमल का फूल धीरे धीरे घूमा और कमांडर मार्शल हुआन हू की ओर बढ़ा। ये धीमा लग रहा था, लेकिन ये कमल का फूल अंतरिक्ष में घूम सकता था, अचानक गायब हो जाता था और अचानक प्रकट हो जाता था। इसकी गति अप्रत्याशित होती थी। इस एक कमल के फूल के उत्सर्जन से
उसकी सारी आध्यात्मिक क्यूई लगभग खत्म हो गई, यहाँ तक कि उसके आसपास के क्षेत्र की आध्यात्मिक क्यूई भी खत्म हो गई थी। जैसे ही सियान स्थानिक कमल का फूल तैरने लगा, जियांगनिंग की नवजात आत्मा की अभिव्यक्ति भी आध्यात्मिक क्यूई की कमी के कारण प्रकाश के बिंदुओं में विलीन हो गई। यदि यह आक्रमण विफल हो जाता तो वह केवल भागने का अवसर ही ढूंढ पाता। जियांगनिंग को अपनी परेशानी में मनोरंजन मिला। उसने सोचा, अगर उसने कुछ लपटें जोड़ दी तो इसे भाई लकी द्वारा बुद्धास फ्यूरियस फायर लोट्स भी माना जा सकता है ना? हम उसे अब ब्रदर लकी नहीं, ब्रदर एक्वाइंटेंस कहा जाना चाहिए। मार्शल हुआनहू युद्ध रथ पर खड़े कमांडर की अभिव्यक्ति ने हवा में अपना हाथ जकड़ लिया और सैन्य कमान ध्वज ने एक बार फिर आदेश जारी करना शुरू कर दिया। शुल्क घुड़सवार मोहरा लंबे भाले पकड़े हुए गरजते हुए आक्रमण में मोहरा बटालियन का नेतृत्व किया। अजीब तरह से घूमने वाला सियान कमल का फूल अप्रत्याशित रूप से बदल गया। मोहरा बटालियन ने हमला किया, फिर भी एक भी उस पर हमला नहीं कर सका। एक पल में सियान कमल का फूल कमांडर की अभिव्यक्ति मार्शल हुआनहू के पास पहुंच गया। एक के बाद एक चमकदार कमल की पंखुड़ियां बाहर की ओर खुल रही थीं। अंतरिक्ष मुड़ गया, फट गया। मार्शल हुआनहू की छाती पर कमांडर की नवजात आत्मा की अभिव्यक्ति एक लंबी काली स्थानिक दरार दिखाई दी। युद्ध रथ पर सवार कमांडर एक टक्कर से चकनाचूर हो गया। काले कपड़े पहने कमांडर मार्शल हुआनहू ने अपनी अभिव्यक्ति वापस ले ली और मुंह में ताज़ा खून उगल दिया। सौभाग्य से जियांगनिंग का अंतरिक्ष कानून केवल समझ के प्रारंभिक चरण में था, अन्यथा ये हमला उसकी नवजात आत्मा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होता, जिससे उसकी खेती अस्थायी रूप से पीछे चली गई। मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। कमांडर मार्शल हुआनहू ने अपना लंबा भाला पकड़कर जियांगनिंग की ओर हमला किया। जियांगनिंग हवा में खड़ा था। वह पिछला हमला न केवल कमांडर मार्शल हुआनहू पर हमला करने के लिए था, बल्कि उनके लिए भागने का रास्ता भी खोलने के लिए था। अध्याय 147 जियांगनिंग तिगा है। गोलियों की आवाजें ड्रैगन की तरह थीं। वे सीटी बजाते हुए आए। आसपास के दर्शकों ने लंबे समय से चर्चा करना बंद कर दिया था। हत्या की चालों की परतें और नवजात आत्मा स्तरीय धर्म मूर्तियां उन्हें चौंका देने के लिए पर्याप्त थीं। ये जीवन भर बातचीत का विषय रहेगा। एक नवजात सोल कल्टीवेटर यही होता है। जब एक नवजात आत्मा अपनी बेड़ियों को तोड़ती है और दुनिया में आती है, और फिर एक आत्मा परिवर्तन स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने के लिए उभरता है, तो वह पूरे महाद्वीप पर सबसे मजबूत व्यक्ति होगा। दाओवादी लिंगबाओ ने गहरी आवाज में कहा, इस असेंशन असेंबली में भाग लेना आपके लिए वास्तव में सार्थक था। एक नवजात सोल कल्टीवेटर की लड़ाई को इस तरह करीब से देखने का अवसर अमूल्य है। विशेष रूप से दो नवजात आत्माएं जिन्होंने कानूनों में महारत हासिल कर ली है। ये सिर्फ वे ही नहीं थे। जुआनहुआंग शहर में हर किसी ने अपनी आंखों के लिए दावत का आनंद लिया। ये लड़ाई निश्चित रूप से पूरे जुआनहुआंग शहर का ध्यान आकर्षित करेगी, और इस लड़ाई के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हारा। जियांगनिंग का नाम जुआनहुआंग डोमेन में हर किसी को पता होगा। यह वह व्यक्ति था जो मार्शल हुआनहू से सीधे भिड़ सकता था। यह एक मजबूत व्यक्ति था जिसने नेसेंट सोल स्टेज प्रारंभिक चरण की शक्ति के साथ एक अनुभवी मिड स्टेज नेसेंट सोल कल्टीवेटर को लगभग हरा दिया था। ये जुआनहुआंग डोमेन का सबसे शीर्ष स्तरीय व्यक्ति था। यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड का सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जिसने इस असेंशन असेंबली में पहला स्थान जीता था, शुरू में खुद को बहुत श्रेष्ठ और अहंकारी महसूस करता था। लेकिन इस युद्ध को देखने के बाद उन्हें निराशा का भाव महसूस हुआ। आकाश में दो व्यक्ति जिन्होंने नवजात आत्मा चरण में स्वर्गीय दाव कानून को समझा था, उनकी समझने की क्षमता और योग्यता को अब सरल उपकरणों द्वारा नहीं मापा जा सकता है। उन्होंने पूछा, बुजुर्ग लिंगबाओ, अगर जियांगनिंग और मार्शल हुआनहू एक ही दायरे में होते तो कौन मजबूत होता? दाओवादी लिंगबाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों खेती की दुनिया में मजबूत व्यक्ति हैं। यदि वे एक ही दायरे में होते और अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करते, तो यह वास्तव में अनिश्चित होता कि कौन किसे हरा सकता है। लेकिन अगर हम केवल प्रतिभा और समझने की क्षमता के बारे में बात करते हैं,
तो मार्शल हुआन हु कैंग लिंग डोमेन से जियांग निंग से बहुत कमतर हैं। हम्फ जिंग जान कमांडर, जो इस बार टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर से आए थे, ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए नाक भान सिकोड़ ली। दाओवादी बाहे ने हंसते हुए कहा, जिंग जान, आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्या? आपके बगल में यूं क्विंग्याओ एक बार बिक्सियाओ संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर थे। उससे पूछें अब जियांग निंग की हड्डी की उम्र क्या है। उनकी उम्र में आप लेट स्टेज गोल्डन कोर तक भी नहीं पहुंचे थे, है ना? लिंगबाओ ने जो कहा वह एक तथ्य है। मुझे याद है, मार्शल हुआन हु ने भी नेसेंट सोल स्टेज में प्रवेश किया था जब वह 400 साल से अधिक उम्र के थे, है ना? उसने स्वर्गीय दाओ को कब समझा? 500 वर्ष से अधिक पुराना। अब जियांग निंग 200 साल से भी कम उम्र का है, पहले से ही नवजात आत्मा चरण, प्रारंभिक चरण में है, और उसने अंतरिक्ष कानून को भी समझ लिया है। क्या आप नहीं बता सकते कि कौन मजबूत या कमजोर है? क्या टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर इन तथ्यों को स्वीकार भी नहीं करता? जिंग जान का काला चेहरा लाल हो गया। वह दाओवादी बाहे के साथ बहस करना चाहता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो कहा वह भी सच था, और वह एक कच्चा आदमी था जिसके पास ज्यादा शब्द नहीं थे। वह केवल खर्राटे ले सकता था और चुप रहकर आकाश में युद्ध के मैदान को देख सकता था। यून क्विंग्याओ अंदर से चिल्लाया, लानत है छठा बुजुर्ग, इतनी मजबूत प्रतिभा और ताकत के साथ उन्होंने इसे पहले नहीं दिखाया। संप्रदाय में बूढ़े छठे की तरह अभिनय करने पर जोर दिया, जिसके कारण वह बिक्सियाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ी जांग से जुड़ने से चूक गईं। परिणामस्वरूप शीन जिनहुआन को बहुत बड़ा लाभ मिला। ये सोचकर यून किंग्याओ को बहुत घृणित महसूस हुआ। यदि उसने पहले छठे बुजुर्ग की शिष्या बनना चुना होता तो शायद इनमें से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, भले ही वह छठे बुजुर्ग की ताकत के साथ संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या नहीं थी। अगला संप्रदाय गुरु कौन होगा, यह अभी भी उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा उसे इस बदबूदार गोबर लोथने वाले गोबर बीटल के साथ क्यों यात्रा करनी होगी? यून क्विंग्याओ ने जियांग निंग को देखा, जो लगातार आसमान में चकमा दे रहा था। उसने सोचा, जियांग निंग चाहे स्वभाव, ताकत या दिखावे में बेदाग थी। भले ही जियांग निंग साधारण दिखते थे, कम से कम वह एक इंसान थे, गोबर बीटल नहीं। जब वह रात को सो रही होती थी तो वह गोबर के उपले लपेटने के लिए बाहर नहीं भागता था। यून क्विंग्याओ को बहुत घृणित महसूस हुआ, लेकिन उसने जियांग निंग को केवल अंतरिक्ष कानून का उपयोग करते देखा। उसके हृदय में एक शंका उत्पन्न हो गई। मिस्टर यान, क्या आपने यह नहीं कहा कि डिजी की विरासत को डिगा नामक एक फेंटियन डोमेन कल्टीवेटर ने ले लिया था? जियांग निंग ने भी कानून की शक्ति को कैसे समझा? आपने कहा, क्या ये संभव है कि जियांग निंग डिगा है? उन्होंने विरासत प्राप्त की, सफलतापूर्वक नवजात आत्मा चरण में प्रवेश किया, और फिर दाओ लीफ के माध्यम से अंतरिक्ष कानून को समझा। यून क्विंग्याओ का हृदय उत्कट था। इस प्रकार विचार कर सभी संदेहास्पद बिंदुओं को समझाया गया। असंभव, गु यानकिंग ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। डिगा निश्चित रूप से जियांग निंग नहीं है। जब मैंने पहली बार डिगा की आभा को महसूस किया तो डिगा सिर्फ एक साधारण गोल्डन कोर स्टेज प्रारंभिक चरण कल्टीवेटर था। हालांकि बाद में उसने मेरी दिव्य भावना को अस्पष्ट कर दिया। मेरी पिछली भावना गलत नहीं थी। वह गोल्डन कोर स्टेज प्रारंभिक चरण में रहा होगा। एक व्यक्ति इतने कम समय में गोल्डन कोर स्टेज प्रारंभिक चरण से नवजात आत्मा चरण प्रारंभिक चरण तक कैसे बढ़ सकता है? विशेष रूप से कांग लिंग डोमेन जैसे संसाधन दुर्लभ सीमांत लघु डोमेन में। जियांग निंग नवजात आत्मा चरण में अंतरिक्ष कानून में कुछ हद तक महारत हासिल करने में सक्षम है। प्रारंभिक चरण निश्चित रूप से स्वर्ग विरोधी समझ की क्षमता के कारण है, या उसने दाओ लीफ के समान कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना प्राप्त किया है जो स्वर्गीय दाओ को समझने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, इसका डिगा से कोई लेना देना नहीं है। यून किंग्याओ ने गु यानकिंग का स्पष्टीकरण सुनकर सिर हिलाया। यह सही है। यदि जियांग निंग डिगा होती तो इतने कम समय में इतने बड़े दायरे को पार करना बहुत डरावना होता। वह योग्यता कितनी मजबूत होगी? यून क्विंग्याओ ने अपने पिछले अनुमान को खारिज कर दिया। आकाश में जियांग निंग एक और हमले से बच गया। कुछ ही देर में उसके शरीर पर कई चोटें जमा हो
गईं। यदि उसे अंतरिक्ष कानून की थोड़ी भी समझ नहीं होती तो वह उस बड़े भाले से बहुत पहले ही छेद कर दिया गया होता। उद्घाटन को करीब और करीब होते देखना। मार्शल हुआनहू ने भी अपने उद्देश्य को समझा। मार्शल हुआनहू मुस्कुराए। बड़े भाले को पकड़कर वह अवरोध के कमजोर बिंदु पर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैंने जो अवरोध स्थापित किया था वह काफी छिपा हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने इसे बहुत पहले ही खोज लिया होगा। बिल्कुल सही, मैं इसे थोड़ा और मजबूत करूंगा, ऐसा न हो कि आप किसी भाग्यशाली को पकड़ लें। ये कहते हुए मार्शल हुआनहू ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कंपास निकाला और उसे हवा में लटका दिया। अनगिनत उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स स्टोरेज रिंग से बाहर निकले। कंपास पर रोशनी चमक उठी। पलक झपकते ही कंपास सैकड़ों बार घूमा, फिर अचानक बंद हो गया। जियांग निंग ने इसे महसूस किया। जब कंपास ने घूमना बंद कर दिया तो उसके द्वारा फाड़ी गई बाधा का छेद तेजी से ठीक हो रहा था। बहुत देर हो चुकी है। जियांग निंग ने एक बार फिर बिक्सियाओ को बुलाया। वह मौत से लड़ने की तैयारी कर रहा था। इस पल एक तलवार क्यूई रात के आसमान से उड़ी। तलवार क्यूई पानी की तरह थी, जिसमें विभिन्न रंगों की फूलों की पंखुड़ियां थीं। एक तलवार क्यूई के आने से पहले दूसरी तलवार क्यूई आ गई। दो तलवार क्यूई ने एक एक्स आकार बनाया और बैरियर की ओर खिसक गईं। बूम! फूलों की पंखुड़ियां बिखर गईं और पूरे जुआनहुआंग शहर में पंखुड़ियां बरसने लगीं। रिमझिम लगातार हल्की बारिश भी हुई। बैरियर में छोटा सा छेद टूट गया था और कंपास, जो छेद को ठीक करने वाला था, बैरियर के टकराने के कारण भी कंपन करने लगा। जियांग निंग और मार्शल हुआनहू इस अचानक बदलाव से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तुरंत बाद जियांग निंग के कान में एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या तुम अभी तक भाग नहीं रहे हो? अध्याय 148 मार डालो या मार डालो। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? इन 3 शब्दों में एक महिला की असहायता का संकेत और चिड़चिड़ापन का स्पर्श था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को इतनी जल्दी उजागर करने और उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए जियांग निंग को दोषी ठहरा रही थी। जियांग निंग इस आवाज से बहुत परिचित थी। ये बहते पानी की आवाज थी। उस समय से उन्होंने फूलों की चाय पी और फ्लोइंग वाटर के छोटे से आंगन में बातें की। दोनों फिर कभी नहीं मिले। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जुआनहुआंग शहर में आएगी और उसे भागने में मदद करेगी। फ्लोइंग वाटर की 2 शक्तिशाली तलवार क्यूई ने अवरोध को पूरी तरह से तोड़ दिया और हिलते हुए कंपास की मरम्मत की गति धीमी होने लगी, जिससे जियांग निंग को भागने का पर्याप्त समय मिल गया। इसी बीच उनके सामने मार्शल हुआनहू के हमलों ने, जो बारिश की बूंदों की तरह घने थे, उन पर फिर से हमला किया। जियांग निंग मुस्कुराए। उन्होंने मानव सम्राट बैनर को अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे से उसे लहराया। इससे कई लोग उभरे, जिनमें सबसे शक्तिशाली थे पूर्व कमांडर झाओ टिंग और बिक्सियाओ संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय नेता क्योंग्यू। 2 दिव्य आत्माएं, एक मध्य स्वर्णकोर चरण और एक प्रारंभिक चरण स्वर्णकोर। उन्होंने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज बिक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों के एक समूह का नेतृत्व किया और टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के शिष्यों पर आक्रमण किया। नए भर्ती हुए शिष्यों को अलग करना कठिन था, लेकिन टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के पुराने शिष्यों ने टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर की मानक वर्दी पहनी थी। 2 गोल्डन कोर और कई फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर एक मध्यम आकार का संप्रदाय बना सकते हैं, यहाँ तक कि जुआनहुआंग डोमेन में भी। मार्शल जियांग निंग आपको भी कुछ देंगे। मानव सम्राट बैनर से दिव्य आत्माओं को मुक्त करने के बाद वह सीधे कमांडर जिंगजान की ओर दौड़े। जिंगजान, जिसका मूल उद्देश्य अपने शिष्यों को राहत पहुंचाना था, को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक नवजात सोल कल्टीवेटर उस पर हमला कर रहा है। जिंगजान, वह संभवतः उससे कैसे मुकाबला कर सकता था? झाओ टिंग और क्योंग्यू के नेतृत्व वाली डिवाइन सोल टीम पहले ही मैदान में उतर चुकी थी। उनके पास कोई दैवीय भावना नहीं थी और वे केवल आदेशों का पालन करते थे। फिर भी वे ये पहचान सकते थे कि टियास सैन्य प्रांत से कौन संबंधित है। दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाहे ने एक दूसरे पर नजरें डालीं, फिर आकस्मिक चोट को रोकने के लिए तुरंत अपने अपने संप्रदाय के सदस्यों की रक्षा की। इसके साथ
दिव्य आत्मा सेना को ये पहचानना और भी आसान हो गया कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के शिष्य कौन थे। कुछ समय के लिए टियास सैन्य प्रांत के शिष्यों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। अन्य दो संप्रदायों के शिष्यों को निरंतर भय महसूस हुआ। मुझे लगा कि जियांग निंग हम सभी को मार डालेगी। अच्छा, वह केवल टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के सदस्यों को मारता है। वह बहुत क्रूर है, हमेशा हत्या करने के लिए तैयार रहता है। क्या ये जियांग निंग किसी प्रकार का राक्षसी कल्टीवेटर है? क्या कोई उन दो खूबसूरत तलवार क्यूई पर ध्यान नहीं दे रहा है? आप ठीक कह रहे हैं, सू राव ने दाववादी बाह्य से पूछा। बुजुर्ग, क्या वे दो तलवार क्यूई एक नवजात आत्मा कल्टीवेटर से थे? मम्मा, दाववादी बाह्य ने सू राव को गहरी नजर से देखा। आज उसका मूड एकदम बदला हुआ था। अच्छी खबर, याओगुआंग इम्मोर्टल पैलेस के शिष्यों की भर्ती टियास सैन्य प्रांत की तुलना में बेहतर थी। बुरी खबर, नया भर्ती हुआ शिष्य जियांग निंग का शिष्य था। उन्होंने समझाया, बाधा को पार करने में सक्षम होने के लिए इसे एक नवजात आत्मा स्तर का कल्टीवेटर होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मम्मा, सू राव ने सिर हिलाया। वह दिल से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि जियांग निंग बच जाएगी। हालांकि अगर वे दोबारा मिले तो शायद ये पहले जैसा सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा। अन्य शिष्यों ने बातचीत सुनी और वे और भी अधिक चौंक गए। उन दो तलवार क्यूई का मालिक कौन है? क्या ये कुछ प्रसिद्ध नेसेंट सोल सीनियर्स में से एक है? एक तीसरी नवजात आत्मा प्रकट हुई है। मैं जीवन भर अपने दोस्तों के सामने इस बात का बखान कर सकूंगा। जब तक मार्शल हुआनहू ने देखा, जियांग निंग पहले ही जिंगजान की ओर बढ़ चुकी थी। एक तरफ एक सेनापति था, दूसरी तरफ शिष्य थे। मार्शल हुआनहू ने संकोच नहीं किया, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीधे जिंगजान के पास पहुंचे। जहां तक चेलों की बात है, उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। लेकिन कौन जानता था, जैसे ही जियांग निंग जिंगजान पर हमला कर रहा था, उसने अचानक दिशा बदल दी और उसकी हत्या की चाल का उद्देश्य यून क्विंग्याओ था। ये जियांग निंग का मुख्य उद्देश्य था। यदि यून क्विंग्याओ को नहीं मारा गया होता तो उसे कभी भी आराम महसूस नहीं होता। यून क्विंग्याओ का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने जियांग निंग को कैसे नाराज किया। ऐसी स्थिति में जियांग निंग अभी भी उसे क्यों मारना चाहती थी? यून क्विंग्याओ ने तुरंत जियांग निंग के साथ बिताए अपने समय को याद किया और महसूस किया कि उसने कुछ भी अति नहीं की है। वह उस पर क्यों फिदा था? संकट के एक क्षण में यून क्विंग्याओ चिल्लाया, मार्शल, मुझे बचाओ। मेरे पास जियांग निंग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। मार्शल बाईहू ने एक पल के लिए सोचा। उसने यून क्विंग्याओ के सामने अवरोध पैदा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग किया। जियांग निंग ने आह भरी, अफसोस की बात है, यदि यून क्विंग्याओ अन्य नए शिष्यों के साथ खड़ा होता तो उसकी संभावना बहुत अच्छी होती, लेकिन दुर्भाग्यवश यून क्विंग्याओ हमेशा जिंगजान के करीब था। कोई बात नहीं, यदि वह यून क्विंग्याओ को नहीं मार सका तो वह जिंगजान को मार डालेगा। ये जियांग निंग की पसंद थी। यह मार्शल हुआनहू के खिलाफ उनका मनोवैज्ञानिक दांव भी था। जिंगजान को उस पल ऐसा लगा जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। मार्शल ने उसके लिए बहुत सारे शिष्यों को त्याग दिया था, फिर भी यह पता चला कि वह दूसरों के लिए उसे त्याग भी सकता था। एक नवजात आत्मा क्षेत्र का कृषक कमजोर अवस्था में भी मुकाबला करने की उसकी क्षमता से बहुत परे था। जिंगजान ने जबरन अपनी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया। उन्होंने अपनी आभा को नवजात आत्मा क्षेत्र के बेहद करीब बना लिया। ये क्षमता को निचोड़ने का एक तरीका था, लेकिन वह और क्या कर सकता था? अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसकी दिव्य आत्मा को एक अंधेरे कमरे में खींच लिया गया है। उसने नीचे देखा और खुद को थोड़े काले कागज की आकृति में तब्दील होते देखा। कुछ हद तक कमजोर आदमी ने उसे कपटपूर्ण द्वेष से देखा। उस आदमी ने कहा, इस बार आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जिसे संभालना आसान हो। जिंगजान को शुरू में समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी उसने खुद को एक रैक से बंधा हुआ पाया और उसे समझ आ गया। जैसे ही उसके नाखूनों के नीचे स्टील की सुइयां चुभने लगीं, जैसे चाकू ने धीरे धीरे उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। जिंगजान पीड़ा में चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकाल सका।
चाकू रखने वाले व्यक्ति ने उत्साह से कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ और भी बहुत सी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। आप इतनी आसानी से नहीं मर सकते। बहुत समय हो गया है जब से मेरे यहाँ कोई नया आया है जिसे मैं धमका सकता हूँ। चिंता मत करो, तुम भी बाद में उनके जैसे ही हो जाओगे, बहुत खुश और आराम से। जिंग जान ने ऊपर देखा। कोने में कागज की आकृतियों की पंक्तियां थीं जिन पर ब्लश चित्रित था। जब जिंग जान की दिव्य आत्मा को बिक्सियाओ संप्रदाय के छठे शिखर में खींच लिया गया था, बाहरी दुनिया में उनका शरीर निश्चल पड़ा रहा। बिक्सियाओ संप्रदाय को एक आध्यात्मिक कलाकृति में परिष्कृत करने के बाद अंदर की चीजों की ताकत पूरी तरह से उसके अपने दायरे पर निर्भर थी। इसलिए चेन हाई, जो उस समय केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था, जिंग जान को दबाने में सक्षम था। ये स्वाभाविक रूप से जियांग निंग और जिंग जान के बीच संघर्ष था। हालांकि बिक्सियाओ संप्रदाय का उपयोग अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सका। जब जियांग निंग की खेती अधिक हो गई, अतिभारित उपयोग के तहत बिक्सियाओ संप्रदाय भी नष्ट हो जाएगा। जियांग निंग ने इसे महसूस किया। जिंग जान की जीवन शक्ति इस समय तेजी से घट रही थी, एक ऐसी स्थिति जिसका अनुभव केवल वे लोग ही कर सकते थे जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई हो। कुछ ही दूरी पर मार्शल हुआनहू को यह एहसास हुआ कि उन्हें विभिन्न विकृतियों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने अपने टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के हुआनहू बटालियन से एक कमांडर को खो दिया है। उन्हें अपनी सामान्य शांति के बावजूद क्रोध में वृद्धि महसूस हुई। मार्शल हुआनहू ने चौंककर यूं क्विंग्याओ पर नजर डाली। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आपके पास जियांग निंग के बारे में बेहतर जानकारी थी, जो टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर कमांडर से अधिक महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप कमांडर जिंग जान का अनुसरण करेंगे। उन्होंने यूं किंग्याओ को अभी चुना था क्योंकि उनकी राय में जियांग निंग का टियास सैन्य प्रांत के लिए खतरा बहुत अधिक था। जियांग निंग के बारे में जानकारी असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो गई थी। यून क्विंग्याओ ने खुद को हत्या के इरादे से बंद महसूस किया और हिलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसके बालों में छिपा हुआ मिस्टर यान भी मौत का नाटक कर रहा था। यून क्विंग्याओ ने आंतरिक रूप से शाप दिया, धिक्कार है मिस्टर यान, मुझे विचार देने के बाद वह बिक्री के बाद की सेवा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? जिंग जान युद्ध में मर गया था और बहुत दूर नहीं, उनके अपने शिष्य मारे जा रहे थे। इस बार टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर की प्रतिष्ठा सचमुच बर्बाद हो गई। जियांग निंग मार्शल हुआनहू ने अपने दांत पीस लिए। उसने सीधे अपने भाले से जियांग निंग पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग निंग ने पहले ही इस समय का उपयोग बैरियर के किनारे तक पहुंचने के लिए कर लिया था। उन्होंने मानव सम्राट बैनर लहराया। उन्होंने क्योंग यू और अन्य लोगों की दिव्य आत्माओं को एकत्र किया। फिर मार्शल हुआनहू को देखकर मुस्कुराए और कहा, मार्शल, हम फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें इस बैनर में निखार सकूंगा। अध्याय 149 महत्वपूर्ण बातें जिनकी मैंने उपेक्षा की है। जियांग निंग ने खुलेआम छोड़ दिया। समय की केवल 2 या 3 सांसें ही बाकी थीं। उन 2 या 3 सांसों में जियांग निंग ने टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के शिष्यों का कत्लेआम, कमांडर जिंग जान की हत्या, यूं क्विंग्याओ को मारने का प्रयास, मार्शल हुआनहू के हमले से बचना और बैरियर प्रवेश द्वार की ओर तस्करी जैसी कार्रवाइयां पूरी की। एक कार्रवाई के बाद दूसरी कार्रवाई हुई, जिससे मार्शल हुआनहू को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। बैरियर से बाहर निकलने के बाद जियांग निंग ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि मार्शल हुआनहू पीछे से उसका पीछा कर रहा होगा। यदि उसने अंतरिक्ष कानून को थोड़ा भी नहीं समझा होता, भले ही वह बच भी पाता, तो वह नवजात आत्मा के मध्य चरण की गति से मेल नहीं खा पाता। जियांग निंग बेहद आभारी थे। धन्यवाद DZ, धन्यवाद असेंशन असेंबली। छोटी दुनिया के अंदर शेन जिनहुआन और छोटी लोमड़ी उत्सुकता से जियांग निंग की खबर का इंतजार कर रहे थे। छोटी लोमड़ी को किनारे पर लेटे हुए देखकर शेन जिनहुआन ने सीधे उसे खींच लिया और पीछे से आगे तक उसके ताज़ा चाटे हुए बालों को बुरी तरह से गंदा कर दिया। छोटी लोमड़ी, हुआन, मैंने इसे बहुत देर तक चाटा।
सच में उसे पता होना चाहिए था कि नए साल के बाद उसे वह पोशाक नहीं उतारनी चाहिए थी। इस तरह हुआन हुआन अपने बालों को खराब नहीं कर पाती। लानत है, उसने सचमुच इसे इतनी देर तक चाटा। शेन जिनहुआन ने उपहास किया, मास्टर का जीवन या मृत्यु बाहर अज्ञात है और आप अभी भी यहाँ अपना फर चाटने के मूड में हैं। मैं भी मास्टर के बारे में बहुत चिंतित हूँ। छोटी सफ़ेद लोमड़ी का मूड तुरंत खराब हो गया। हुआन हुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर मार्शल हुआन हू के हाथों से बच सकता है? हुआन हुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर को खून थूकने की हद तक पीटा जाएगा? हुआन हुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर मर जाएगा? जैसे ही वह बोली, छोटी लोमड़ी विलाप करने लगी। इसके बारे में सोचना लगभग असहनीय था। शेन जिनहुआन ने भरी। उसने छोटी लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरा। वह इस भावना को समझती थी। जब वह छोटी थी तो वह उदास होकर बिस्तर पर लेटी रहती थी, कभी कभी याद करती थी कि उसकी माँ एक दिन उसे छोड़कर चली गई थी और वह कंबल के नीचे रोती थी। एक दिन उसकी माँ ने सचमुच उसे छोड़ दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उस समय उसकी चीखें भ्रम से भरी थीं। ये ठीक है, रो मत। चूंकि मैं अभी भी छोटी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकता, ये साबित करता है कि छोटी दुनिया अभी भी मास्टर की निजी संपत्ति है, जिसका अर्थ है कि मास्टर अभी भी जीवित है। जैसे जैसे उसने सांत्वना दी, शेन जिनहुआन भी थोड़ा झिझकने लगा। बाहर जियांग निंग ने जुआनहुआंग शहर से जल्दी भागने के लिए जमीन को 1 इंच तक सिकुड़ने का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने मन ही मन कुछ विचार भी किया। यून क्विंग्याओ ने उसे कैसे खोजा? उसने छोटी लोमड़ी को यूं क्विंग्याओ का पता लगाने के लिए भेजा था। भले ही यूं क्विंग्याओ ने छोटी लोमड़ी की खोज की थी, लेकिन उसने ये कैसे निर्धारित किया कि छोटी लोमड़ी को उसके और शेन जिनहुआन ने पाला था? इसके अलावा भले ही यूं क्विंग्याओ ने यह निर्धारित किया कि छोटी लोमड़ी को उसके और शेन जिनहुआन द्वारा निर्देश दिया गया था, फिर भी यूं क्विंग्याओ ने उसके और शेन जिनहुआन के स्थान का पता कैसे लगाया? वह और शेन जिनहुआन दोनों प्रच्छन्न थे, यहाँ तक कि सू राओ और गोल्डन कोर परफेक्शन दाओवादी लिंगबाओ और दाओवादी बाहे को भी उनके छिपाव का पता नहीं चला था। जियांग निंग को लगा कि शायद उसने कुछ अनदेखा कर दिया है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके पास पूरी पहेली की कुंजी थी। यून क्विंग्याओ के पास निश्चित रूप से कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। यह कौन हो सकता है? इस महिला उन्मुख उपन्यास को पढ़ने के बाद जियांग निंग की पहली प्रतिक्रिया मुख्य पुरुष गु यानकिंग थी। लेकिन जियांग निंग को 100% यकीन था कि यून क्विंग्याओ को वह अंगूठी नहीं मिली थी, तो ये दोनों फिर से सियाम देश के जुड़वा बच्चे कैसे बन गए? नहीं, जियांग निंग ने कैंगलिंग डोमेन डिजी की अमर गुफा को देखने के लिए जाने का फैसला किया। उन्हें निश्चित रूप से पुनः पुष्टि करनी थी कि क्या मुख्य पुरुष अभी भी अपने मूल स्थान पर था। यदि वह नहीं होता तो पहेली सुलझ जाती। यदि वह था, और चूंकि वह पहले ही नवजात आत्मा तक पहुंच चुका था, तो वह सील को मजबूत कर सकता था, जिससे यह और भी अधिक सुरक्षित हो गया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक जियांग निंग को लगा कि उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन ये सोचकर कि उसने मेल लीड को कहाँ छोड़ा था, जियांग निंग का पेट फूल गया। अरे, उसने अपनी कब्र खोद ली है। वह कुछ देर के लिए जी शुई पैलेस की दिशा में भागा। जब वह लगभग जी शुई पैलेस की सीमा पर था, तो जियांग निंग ने अपनी दिव्य भावना से उसके पीछे की हलचल को महसूस किया। मार्शल हुआन हू ने उसका पीछा नहीं किया था। वह इस दिशा में भागा, इस विश्वास के साथ कि स्टिल वाटर उसे जी शुई पैलेस में प्रवेश करने देगा, और जी शुई पैलेस याओगुआंग इमोर्टल पैलेस का क्षेत्र था। भले ही टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर जांच करना चाहे, लेकिन वे नहीं कर सके। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर, याओगुआंग इमोर्टल पैलेस और यिंगटोंग मर्चेंट गिल्ड ने एक दूसरे को संतुलित और विकसित किया। जियांग निंग ने संक्षेप में बताया कि एक त्रिकोण में अधिक स्थिरता होती है। उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि फ्लोइंग वाटर की पहचान रहस्यमय थी, जी शुई पैलेस में रहने में सक्षम होने और स्टिल वाटर के समान नाम होने का मतलब निश्चित रूप से एक संबंध था। यदि बहता पानी उसे बचाने जाता, तो स्थिर पानी भी उसे अनदेखा नहीं करता। जैसे ही वह जी शुई पैलेस के पहाड़ी गेट में घुसने ही वाला था, एक जल नीली तलवार क्यूई अचानक नीचे उतरी। जियांग निंग जल्दी से पीछे हट गई।
उसने ऊपर देखा। उसने नीले रंग की पोशाक पहने हवा में खड़े स्टिल वाटर को देखा और झुक गया। पैलेस मास्टर स्टिल वाटर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने बाहर परेशानी पैदा की और फिर आपने मेरे महल में भागने की कोशिश की। क्या आप टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर का सारा ध्यान जी शुई पैलेस की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरा जी शुई पैलेस किस लिए लेते हैं? एक शरण। जियांग निंग ने अजीब हंसी दी। चीजें उसकी अपेक्षा से थोड़ी भिन्न थीं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसने एक और उड़ती हुई तलवार क्यूई को आते देखा। पैलेस मास्टर स्टिल वाटर केवल एक वाक्य छोड़कर गायब हो गया। जी शुई पैलेस आपका स्वागत नहीं करता, जियांग निंग, आपको चले जाना चाहिए। जियांग निंग ने आह भरी। रहने भी दो, अन्य स्थानों पर जाकर देखना भी ठीक था। लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने सफेद पोशाक पहने बहते पानी को उदासीनता से देखते हुए देखा। बहते पानी की याद आती है। तुम उसे किस लिए ढूंढ रहे हो? बहते पानी की नज़र जियांग निंग पर पड़ी। मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्टिल वाटर भी तुम्हें बचाएगा? यह जियांग निंग ने भौहें ऊपर उठाईं, न जाने क्या कहा जाए। बहते पानी ने एक तरफ बांस के जंगल की ओर इशारा किया और उसकी आस्तीन की लहर के साथ बांस के जंगल में एक छोटा सा आंगन अचानक दिखाई दिया। बहता हुआ पानी सबसे पहले अंदर आया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और जियांग निंग की ओर देखा। क्या आप नहीं आ रहे हैं? जियांग निंग ने जल्दी से पीछा किया। आंगन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी दिव्य भावना से आंगन को साफ किया। यह आंगन कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक अस्तित्वमान चीज थी। जियांग निंग अवाक रह गई। ऐसा कैसे हुआ कि जुआनहुआंग डोमेन में आने के बाद उसे हर जगह छोटी दुनिया का सामना करना पड़ा? बहते पानी ने जियांग निंग के आश्चर्य को देखा और सरलता से समझाया, यह आपकी छोटी दुनिया की तरह नहीं है। आप इसे एक भ्रम सरणी के भीतर वास्तविक चीजों के रूप में समझ सकते हैं। जियांग निंग ने सिर हिलाया। उसने सीधे छोटी लोमड़ी और शेन जिनहुआन दोनों को रिहा कर दिया। जैसे ही छोटी लोमड़ी बाहर आई, उसने स्वचालित रूप से बहते पानी को नजरअंदाज कर दिया। जियांग निंग की ओर देखा और उसकी बड़ी आंखें तुरंत पानी से भर गईं। मालिक, वह जियांग निंग की बाहों में कूदने वाली थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शेन जिनहुआन उससे एक कदम तेज था। मास्टर, हुआन आपके बारे में बहुत चिंतित था। शेन जिनहुआन के छोटी दुनिया से बाहर आने के बाद वह सीधे जियांग निंग की बाहों में पहुंच गई। अध्याय 150 गुप्त प्रेम। जब शेन जिनहुआन छोटी दुनिया से बाहर आईं और उन्होंने जियांग निंग को देखा तो उनकी दबी हुई भावनाएं पूरी तरह से फूट पड़ीं। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे जब तक उसने खुद को जियांग निंग की बाहों में नहीं फेंक दिया। तब तक उसे वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ। लटकते हुए दिल का एहसास आखिरकार सुलझ रहा है। भले ही फ्लोइंग वाटर, एक जीवित व्यक्ति, अभी भी आंगन में था। शेन जिनहुआन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जियांग निंग ने धीरे से शेन जिनहुआन की पीठ थपथपाई। छोटी लड़की सिसक रही थी, उसकी पतली पीठ कांप रही थी। जियांग निंग ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। नवजात सोल कल्टीवेटर्स के बीच, जब तक दायरे में कोई बड़ा अंतर न हो, मूल रूप से जीवन या मृत्यु का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। यदि यह वास्तव में होता तो मैं अपने भौतिक शरीर को त्याग सकता था और अपनी नवजात आत्मा के साथ भाग सकता था। मैं हमेशा बच निकलने में सक्षम रहूंगा। बहते पानी ने बगल से यह सुना। उसने व्यंग्य किया, भागने में सक्षम? क्या आप जानते हैं कि उस कंपास को क्या कहा जाता है? ये टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर की जुआनहू बटालियन की सरनी दबाने वाली आध्यात्मिक कलाकृति, 8वीं कक्षा की निम्न स्तरीय आत्मा दबाने वाली विश्व लॉकिंग डिस्क है। जनरल मार्शल हुआनहू ने जुआनहुआंग शहर के उस क्षेत्र को सील करने के लिए पहले ही सोल सप्रेसिंग वर्ल्ड लॉकिंग डिस्क का उपयोग कर लिया था। भले ही आपको जनरल मार्शल हुआनहू के हमलों का सामना नहीं करना पड़ा, फिर भी आपको बाधा को तोड़ने में कुछ समय लगेगा। बहता पानी जारी रहा। इसके अलावा दायरे में ज्यादा अंतर नहीं से आपका क्या मतलब है? आप एक नव उन्नत नेसेंट सोल हैं और वह एक पुराने ब्रांड का नेसेंट सोल मिड स्टेज है। क्या ये ज्यादा अंतर नहीं है? शेन जिनहुआन छोटी दुनिया में था और उस लड़ाई के खतरों को नहीं जानता था। अब बहते पानी के शब्दों को सुनकर
उसके दिल को ऐसा लगा मानो उसे किसी बड़े हाथ से पकड़ लिया गया हो। उसने भौहें चढ़ा लीं और दृढ़ता से अपने मन में टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर शब्द अंकित कर लिया। एक दिन वह निश्चित रूप से इस तियांस सैन्य प्रांत को एक आत्मा खजाने में परिष्कृत करेगी और इसे अपने स्वामी को दे देगी। उसी समय शेन जिनहुआन ने अंदर से एक दृढ़ निर्णय लिया। वह अब अपने व्यक्तित्व में होने वाले मनमौजी बदलावों को लेकर चिंतित नहीं रहेगी। वह राक्षसी तकनीक की अपनी खेती में तेजी लाएगी और जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन स्थापना हासिल करेगी। तभी उसमें अपने मालिक के साथ खड़े होने और लड़ने की कुछ क्षमता होगी। छोटी सी दुनिया में अपने मालिक द्वारा संरक्षित होने के बजाय जियांग निंग ने फ्लोइंग वाटर की बातें सुनी और अजीब सी हंसी उड़ाई। उस समय खतरा वास्तव में कठिन था, लेकिन एक बार जब वह गुजर गया तो वह इसके बारे में बात नहीं करेगा। छोटी लोमड़ी ने जियांग निंग और शेन जिनहुआन को गले मिलते देखा, लेकिन उसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई और अपने दोनों अगले पंजों से जियांग निंग के कपड़े पकड़ लिए। मास्टर, 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 मास्टर। जियांग निंग ने नीचे देखा। वह आगे बढ़ा और छोटी लोमड़ी को उसकी बाँह उसके कंधे तक चढ़ने दी। लिटिल वाइट की गर्दन पर फर एक बड़े दुपट्टे की तरह था, शुद्ध सफ़ेद, और जब उसने जियांग निंग से बात करने के लिए ऊपर देखा तो वह उससे टकरा गया, जिससे उसे गुदगुदी हुई। लिटिल वाइट बहुत तेजी से बोला, मास्टर, हुआन हुआन और मैं छोटी दुनिया में आपके बारे में बहुत चिंतित थे। मैं बहुत रोया और हुआन हुआन भी रोया। हुआन हुआन रोया। जियांग निंग ने शेन जिनहुआन की ओर देखा। छोटी लड़की ने अहंकारपूर्वक अपना सिर घुमा लिया और जियांग निंग को उसे देखने नहीं दिया। जियांग निंग को तुरंत लगा कि यह इसके लायक है। उसने अपने आज्ञाकारी शिष्य पर यूं ही प्रेम नहीं किया था। अतीत को याद करते हुए अगर वह खांसता भी था तो छोटी लड़की सावधान और भयभीत होकर उसकी ओर देखती थी, और उसने परस्पर विनाशकारी बदला लेने की योजना भी बना ली थी। अब वह छोटी लड़की जो उसके करीब थी बिल्कुल उसकी अनमोल बेटी की तरह थी। उसके हृदय की गहराई से उपलब्धि की भावना उत्पन्न हुई। जियांग निंग ने सोचा, शायद यही कारण है कि कल्टीवेशन गेम इतने मज़ेदार हैं। उसका लहजा चिढ़ाने वाला था। रोना ठीक है, तुम बच्चे हो, रोने में क्या बुराई है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी चीज़ों का सामना होने पर जल्दी जल्दी रोता था। नहीं, शेन जिनहुआन ने इस तथ्य से सख्ती से इनकार किया कि वह रोई थी। उसने छोटी लोमड़ी को जियांग निंग के कंधे से पकड़ लिया और उसे जोर से सहलाया, जिससे छोटी लोमड़ी का सिर लगभग चिकना हो गया। कौन रो रहा था? बिल्कुल हम। कौन रो रहा था? यह मैं था, यह मैं था। लिटिल वाइट ने तुरंत सोचने के क्षण में विषय को बदलते हुए बहते पानी की ओर एक छोटा सा पंजा उठाया। हुआन हुआन, ये कौन है? वह काफी सुंदर है और वह मास्टर के साथ बहुत अनुकूल दिखती है। पिछली बार से जब उसने जियांग निंग से एक बड़ी बहन का परिचय कराया था और सुझाव दिया था कि बड़ी बहन उसके लिए लोमड़ी के बच्चों को पालें, और इसके लिए उसे शेन जिनहुआन से मार पड़ी थी, लिटिल वाइट ने सीखा था। हुआन हुआन को जियांग निंग पसंद आया। यह एक ऐसी भावना थी जो मानवीय नैतिकता के विरुद्ध थी, मगर इससे क्या? खेती की दुनिया में सैकड़ों साल पुराने किसान भी थे जो 16 साल की नश्वर लड़कियों की तलाश में थे। शेन जिनहुआन चौंका। यह सही है। ये कौन था? इतने कम समय में मास्टर एक नई महिला कल्टीवेटर से कैसे मिल सकता था जब वह उसके साथ नहीं थी? दूसरे व्यक्ति का चेहरा शांत और अलग था, फिर भी उसकी भौहें और आंखें सौम्यता से भरी थीं। इस तरह की बाहरी रूप से ठंडी, अंदर से गर्म युवा महिला मास्टर की पसंदीदा थी। यह मत सोचो कि वह नहीं जानती थी। इसे रफू करें। मास्टर के दाव का समर्थन नहीं कर रहा था। शेन जिनहुआन ने बहते पानी को देखा। जियांग निंग समझाने वाला था। उसने बहते पानी को अपना हाथ हिलाते देखा। स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके परिवार के तीनों सदस्यों के पुनर्मिलन में बाधा नहीं डालूंगा। इस आंगन में कुछ पार्श्व कमरे हैं, आप उन्हें स्वयं आवंटित कर सकते हैं। एक बार जब ये तूफान गुजर जाए तो बस यहाँ से चले जाएं। इसके साथ ही बहते पानी ने सीधे उसका दरवाजा खोल दिया और खिड़की के पास फूलों और पौधों की देखभाल करने चली गई।
जियांग निंग ने शेन जिनहुआन को अजीब नजरों से देखा। उन्होंने समझाया, क्या आपको याद है जब आप पहली बार याओगुआंग इमोर्टल पैलेस पहुंचे थे तो मैंने सुराओ से पूछा था कि क्या यहाँ एक छोटा आंगन है? मुझे अब याद आया। शेन जिनहुआन ने भौहें उठाईं, तो मास्टर, उस समय जब मैं पैलेस मास्टर जी शुई के साथ काम कर रहा था, आप सुंदरता खोजने और चाय पीने के लिए यहाँ आए थे। जियांग निंग, बकवास मत करो। जियांग निंग ने सख्ती से अपने मास्टर के अधिकार पर लगाम लगा दी। शेन जिनहुआन जियांग निंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसने छोटी लोमड़ी को गले लगाया और किनारे चली गई। जियांग निंग ने आह भरी। एक आदमी के लिए 2, नहीं 3 महिलाओं से निपटना बहुत मुश्किल था। अन्य विचारों को एक तरफ रखकर जियांग निंग ने शेन जिनहुआन को बताया और फिर ठीक होने के लिए एक कमरे में चली गई। कमरे के अंदर जियांग निंग की दिव्य भावना ने बिक्सियाओ को देखते हुए छोटी दुनिया में प्रवेश किया। बिक्सियाओ की चौथी चोटी की औषधीय शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका था। चौथी चोटी, जो मूल रूप से हरी चमकती थी, अब कुछ हद तक बंजर दिख रही थी। मुझे चौथी चोटी में डालने के लिए जल्दी से कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना ढूंढने की जरूरत है, अन्यथा ये चोटी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने अपनी दिव्य भावना वापस ले ली। जियांग निंग क्रॉस लेग करके बैठी थी। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन्होंने अपने मेरिडियन का अवलोकन किया। इस लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक क्यूई की खपत और संसाधनों की कमी थी। उसे धीरे धीरे स्वस्थ होने की जरूरत थी। जियांग निंग ने ग्रैंड वार्ड के सर्वोच्च स्पष्टता धर्मग्रंथ को प्रसारित करना शुरू किया। घर के बाहर शेन जिनहुआन छोटे आंगन में बैठे थे। वह जानती थी कि जियांग निंग उसका ध्यान भटकाने और उसे चिंता से दूर रखने के लिए मजाक करने का नाटक कर रही थी, लेकिन वह चिंता कैसे नहीं कर सकती थी। छोटी लोमड़ी आज्ञाकारी रूप से चुप थी, शेन जिनहुआन की गोद में लेटी हुई थी और पालतू जानवरों का आनंद ले रही थी। पौन घंटे बाद शेन जिनहुआन ने आह भरी। वह उठी, अपने कमरे में लौट आई और अपनी राक्षसी तकनीक प्रसारित की। उसे जल्दी से मजबूत बनना था। अगले दिन सुबह सुबह जियांग निंग ने फ्लोइंग वाटर के दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कुछ और बार दस्तक दी। बहते पानी ने आखिरकार अधीरता से पुकारा, अगर कुछ है तो दरवाजे के बाहर कहो। जियांग निंग ने अपनी नाक रगड़ी। चलो अंदर बात करते हैं, मुझे जो कहना है वह वास्तव में बाहर के लिए उपयुक्त नहीं है। अन्य उपन्यासों में अभिशाप हत्या की सभी तकनीकें राक्षसी तकनीकें थीं। उसे नहीं पता था कि इसे यहाँ क्या कहा जाता है, लेकिन सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। उसके पास अभी भी यून किंग्याओ के बालों का एक गुच्छा था। हालांकि बालों और उसके मालिक के बीच संबंध उतना मजबूत नहीं था, फिर भी हर तरह से मदद मिली। अगर वह सीधे तौर पर यून किंग्याओ को मौत का श्राप दे सके तो यह और भी बेहतर होगा। अंदर आएं। बहते पानी ने एक पल के लिए सोचा और जियांग निंग को अंदर आने दिया। बगल वाले कमरे में छोटी लोमड़ी ने अपने पंजे लहराए। हुआन हुआन, ये खत्म हो गया। हुआन हुआन। मास्टर उसके कमरे में गया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मास्टर को उसने ले लिया है।